केसेस पूरा भारत बोलता है ये चीज़ कि रेप केसेस इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं अभी की डेट में, और अभी मतलब बहुत ही ज़्यादा हो चुके हैं। तो इसके लिए कुछ एक्शन लिया गया है इस धारा में, या तो कुछ चीज़ ऐसी करी गई है कि भाई सामने वाले ने अगर कुछ गलत करा है तो उसको सीधे फांसी देना है? फांसी का प्रावधान तो हमारे लॉ में पहले भी था, और अभी जितने रेप केसेस की जो बात कर रहे हो ना, परसेंटेज बढ़ रहा है। तो दो चीजें हैं, ऐसा नहीं है घटनाएं पहले नहीं होती, पहले भी होती थी, लेकिन पहले हमारी महिलाओं में इतनी हिम्मत ही नहीं होती थी कि इन चीज को लेके रिपोर्ट कर पाए। हाँ। वीडियो बना लिया, उसको किसी ने जबरदस्ती फॉलो कर लिया, ठीक है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ हो गई। मतलब ये है कि आप जबरदस्ती किसी को फेसबुक पर अगर 3 या 4 बार अगर रिक्वेस्ट भेज रहे हो, जबरदस्ती वो नहीं एक्सेप्ट कर रही है, तब ये स्टॉकिंग के केस के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। मतलब इतनी स्ट्रिक्ट हो गई है? पहले भी था, लेकिन अब और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है। ठीक है, कोई महिला है, अपना कोई पता चला अपना कोई निजी काम कर रही है, उसको पता है कि उसको कोई नहीं देख रहा है, लेकिन आप उसको कहीं से वॉच कर रहे हो, उसके तहत भी आप है ना आप जा सकते हो। आप है ना, आपके इंटेंशन खराब है और अगर उसको फील हो गया कि भैया आपने कहा भी इंटेंशन से वो टच किया है, कोई बात कर रहे हो, तो 354 की जो धारा होती है उसके तहत आप जा सकते हो। तो महिलाओं को बहुत सेफ करने की कोशिश की गई है। और मैं बोलूँ ना, जैसे जो रेप केसेस की जो बात कर रहे हैं ना, जनरली ऐसा होता है कि आप शादी करने का प्रपोज कर दो उसको, शादी क्या हम 2-4 बात शादी कर लेंगे, ठीक है, आप अपना कुछ और बता लो उसको कि हम ये फ्यूचर प्लान्स ये हैं, ठीक है, हम कुछ को अच्छा जॉब देने के पर्पज़ से, हम किसी भी चीज़ से अगर उसका किसी महिला का अगर शोषण करते हैं और वो अगर कुछ दिनों बाद अगर रिपोर्ट करती है कि भैया उसको ये चीज़ बोल के उसका शोषण किया हुआ है, तब भी आप रेप केस में अंदर चले जाओ। अब बहुत सी बार ये होता है ना कि आपको वो लड़की पसंद है, लेकिन आपको पता है कि ना आपका उसका सीक्वेंस बैठेगा नहीं। तो हमने पिछले भी ये नवदुर्गा, पिछले साल भी नवदुर्गा में कार्यक्रम किया था, इस साल भी हमने नवदुर्गा में कार्यक्रम किया है, जिसमें हमने शपथ वपथ दिलाई है लड़कों को कि वो महिलाओं के साथ कोई हिंसा नहीं करेंगे, उनका सम्मान करेंगे। तो मैं तो बोलूँ ना, 1% भी अगर हम सक्सेस होते हैं तो मुझे लगता है बहुत बड़ी सफलता होगी। तो ये कोशिशें होती हैं, प्रयास होते हैं, जिसके माध्यम से हम सोसाइटी के दोनों पार्ट, मेल और फीमेल, क्योंकि जो दहेज की बात आती है तब भी है ना, पति बोलो या ससुर बोलो, घर में इन्वॉल्व होता है ना। अगर वो स्टैंड ले लेगा तो मुझे लगता है ये क्राइम खत्म हो जाएगा। आपने कभी सुना है कि दहेज है ना, मृत्यु होती है, दहेज के लिए लड़कियां जल जाती है, जिसको हम दहेज हत्या बोलते हैं। आज तक कभी कोई मेल जलते हुए देखा है? नहीं, आज तक नहीं सुना होगा ना, मैंने भी नहीं सुना। 25 साल की नौकरी में मैंने नहीं सुना कि आज तक चिमनी से कोई गिरा हो तो कोई है ना पुरुष जला हो, घर में कोई आग लग गई है तो कोई पुरुष जला हो, हमेशा महिला ही जलती है। है ना। मैं बोलूँ ना, जिस दिन हमारी ये आधी आबादी है ना थोड़ी सी सेंसिटिव हो जाएगी, तो मुझे लगता है हाँ, तो थोड़ी चीजें बैलेंस आएगी। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ PWH। मैं हूं आपका होस्ट हिमाचल और आप देख रहे हैं पॉडकास्ट विद हे हिमाचल। तो आज के पॉडकास्ट में जो हमारे गेस्ट हैं, शी इज द ADCP ऑफ इंदौर। सो लेट्स वेलकम डॉक्टर सीमा अलावा। हेलो, नमस्ते मैम, कैसे हैं? ठीक, बढ़िया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मैम कि आपने मुझे ये मौका दिया। ये मेरा भी सौभाग्य है कि हम कम से कम बात करने का मौका मिला। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत अच्छी वाइब्स आ रही है। और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि UPSC की एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद एक IPS ऑफिसर को क्या चीज़ें फेस करना पड़ती है? फर्स्ट ऑल तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं 98 बैच की हूँ। पुलिस में एंट्री करने के 4 रास्ते हैं। एक कांस्टेबल लेवल पे होता है, एक सब इंस्पेक्टर लेवल पे होता है, एक PSC के थ्रू होता है जिसमें हम DSP रिक्रूट होते हैं, और एक UPSC होता है जिससे सीधे IPS बनते हैं। ये 4 रास्ते हैं पुलिस डिपार्टमेंट में आने के। मैं आपका PSC के थ्रू, मैं 98 में 21 साल की थी तब मैं ना सिलेक्ट हुई थी, और मुझे 25 साल हो गए जॉब करते करते। और जो आप बोल रहे हो ना हर्डल्स की ना, तो आपका जब भी आप अपना ग्रेजुएशन करते हो, उसके बाद आप कोई भी एग्ज़ाम देते हो, तो हर्डल्स तो आने ही है। किसी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, किसी को गाइडेंस नहीं मिलता। अब जैसे जब मैंने दिया था तो मेरे को 9th से क्लियर था कि मेरे को UPSC या PSC का एग्ज़ाम देना है, और मेरे को डिप्टी कलेक्टर DSP सेलेक्ट होना है। मेरे को क्या सब्जेक्ट लेना है, कैसे एग्ज़ाम होगी, क्या उसका फॉर्मेट होगा, कैसे प्री होगी, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा। लेकिन थोड़ा सा मैं देखती हूँ अभी बच्चों को, अभी उनको पता ही नहीं होता कि उनको ग्रेजुएशन के बाद उनको करना कैसे है, कैसे एग्जाम क्लिक करना है, उसका क्या सिलेबस होता है। हालांकि आजकल सब चीज़ें गूगल पे है, हमारे समय गूगल भी नहीं होता था, लेकिन तब भी चूंकि हमारे एम्स क्लियर थे, हमारा टारगेट बिल्कुल क्लियर था कि हमको ये वाली एग्जाम क्लियर करना था, तो उस हिसाब से हमारी चीज़ें क्लियर थी। अब हर्डल्स हैं, लेकिन हर्डल्स को हटाने के लिए तरीके भी बहुत है ना। अब जैसे आपको पहले कोचिंग का हमारे समय फैसिलिटी नहीं था, हम छोटे शहर खरगोन में पढ़ते थे, वहाँ पे प्रतियोगिता दर्पण भी नहीं मिलती थी। अच्छा।
आज अगर आप किसी छोटे कस्बे से हो, लेकिन आपको हर चीज, आपको सबसे बड़ी बात कि डेटा आपके पास है, आपके पास मोबाइल आपके पास है, गूगल आपके पास है, तो आपको सब चीजें मिल जाएगी। मटेरियल है, लेकिन उस मटेरियल के चक्कर में आपका इतना ज्यादा मटेरियल है, तो क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है ये थोड़ा सा इंसान कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूज हो जाता है। ये मैं बोल रहा हूँ, फैसिलिटी बढ़ी तो हर्डल्स बढ़े। अब आपको गाइड करने के लिए, पहले हमारे समय कोई नहीं था, अब आपको गाइड करने के लिए आपको बहुत सारे लोग हैं जो आपको बता पाएंगे कि आपको कैसे एग्जाम करनी है। आपके पास कोचिंग क्लासेस हैं, है ना, आपके अगल बगल टीचर्स भी होते हैं, और अब मदद करने के लिए काफी लोग हैं। तीसरी चीज जो मुझे लगता है फाइनेंस की प्रॉब्लम होती है कि थोड़ा अच्छी बुक्स चाहिए होती है, उसके लिए अच्छी कोचिंग चाहिए होती है। तो पहले कुछ भी नहीं था, अब कम से कम ये कि फ्री कोचिंग क्लास भी बहुत है। गवर्नमेंट ने भी है ना कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत सारी कोचिंग्स खोली हुई है, समय समय पर सेमिनार चलते रहते हैं, कोचिंग क्लास वाले फ्री डेमो भी देते हैं 7-7 8-8 दिन। तो जैसे जैसे हर्डल्स आती है ना, तो उसके रास्ते भी निकले हैं, है ना। और एक फोकस होना सबसे जरूरी, और दूसरा है कि जब तक आपका टारगेट अचीव नहीं कर लो तब तक आपको छोड़ना नहीं है। हाँ। वो प्रेशर मेरे को लगता है अब थोड़ा पेशेंस लोगों में कम है। अब हमारा चूंकि किस्मत थी मेरी कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ था, तो मेरे को वो टाइम रहा नहीं मेरा। जैसे एजुकेशन खत्म हुआ, इवन जब मैं डीएसपी सिलेक्ट हुई उसके बाद मेरा एमफिल पूरा हुआ था, तो मेरे को बीच में गैप नहीं आया। लेकिन आजकल के बच्चों के ऊपर प्रेशर है कि उनको है ना फटाक से करना है। ठीक है, बच्चों में पेशेंस भी नहीं है उतना कि वो 2-3 साल अपनी प्रिपरेशन को दे। तो ये हर्डल्स हैं। और आपका सोशल मीडिया है, आपका इंस्टा है, फेसबुक है, इसको तो मैं सबसे बड़ा हर्डल्स मानती हूँ। मतलब डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, बहुत है ना। तो ये मुझे लगता है कि है, मतलब पहले इंसान का फोकस ज्यादा अच्छा होता था कि भाई मुझे ये करने के लिए नहीं था। हाँ। है ना। हाँ। कि ना उनको गरबे में जाना है, ना उनको है ना कोई बहुत इवेंट ऐसे चल रहे हैं। आजकल तो बच्चों को स्पोर्ट्स भी करना है, अपना सोशल मीडिया में भी जाना है, रील्स भी बनानी है, सारी पार्टीज भी अटेंड करनी है ना। पहले ये हर्डल्स, रिलेशन में भी आना है, उसको भी मेंटेन करना है, उसको भी टाइम देना है ना। तो ये वाली चीजें पहले कम हुआ करती थी, तो बंदा फोकस रहता था। अब वैरायटी ज्यादा है, तो ये थोड़ा सा मैं हर्डल्स ही बोलती हूँ। ये सब चीजें अब ना हो तो ज्यादा अच्छा है, इंसान हाँ, कि अगर कोई चीज आपको कोई फोकस करनी है तो आपको ये जरूरी है कि आपका गोल क्लियर होना चाहिए। उस गोल को करने के लिए जो बाकी के गोल्स हैं ना, वो आपको छोड़ने पड़ेंगे। बड़ा गोल तभी आप अचीव कर पाओगे जब आप छोटे छोटे गोल्स छोड़ोगे। सही बात है। और मैम बाकी आपका ये जर्नी कैसी रही, अभी जो आप पोस्ट पे हैं, हाँ, जो आपने ज्वाइन करा था, इन पूरे ड्यूरेशन में आपकी जर्नी कैसी रही? मतलब एक्साइटमेंट वाली भरी रही या? अरे जीवन भर एक्साइटमेंट है ना, है। और पुलिस डिपार्टमेंट ही नाम है एक्साइटमेंट का, और खासतौर पर किसी लेडी ऑफिसर के लिए तो बहुत दिक्कत है। शुरू 98 में जब ज्वाइन किया था तो है ना अनमेरिड थे, 21 साल के थे, 2 साल का ट्रेनिंग हुआ हमारा जीएनपी सागर में। उसके बाद मेरा पहला प्रोबेशन था मेरा शाहजहाँपुर में 6-8 महीने के। हाँ, वहाँ बेसिकली थाना प्रभारी, आपको कांस्टेबिलिटी का काम क्या होता है, ये बेसिकली ये सब चीज़ें सिखाते हैं। तो 6-8 महीने का प्रोबेशन होता है। उसके बाद फर्स्ट पोस्टिंग आपकी बटालियन में होती है, जहाँ आप ऑफिस वर्क सीखते हो। और जस्ट 3 महीने बाद फिर मैं एसडीओ पे मंडलेश्वर हो गई थी। मंडलेश्वर 1.5-2 साल काम करने के बाद मैं शहडोल गई, फिर मैं बरेली गई, रायसेन बरेली कम्युनल डिस्ट्रिक्ट था, मैंने वहाँ काम किया। और बरेली के बाद में फिर आपका देवास है, बैतूल गई, उज्जैन रही। तो ऐसे करके मैं अभी 2012 में मेरा जब ये एडिशनल एसपी जब मेरा प्रमोशन हुआ, उसके बाद फिर मैं एसपी एजे के बनी, जहाँ मैंने 6 डिस्ट्रिक्ट मेट्रो सिटी का काम देखा। सीएस का मैंने उज्जैन में थी तो मैंने सीएस का ट्रेनिंग कराया। और ये करते करते उसके बाद फिर झाबुआ अलीराजपुर का मेरा 7 साल का टेन्योर है, जहाँ मैं एडिशनल एसपी ग्रुप में काम किया मैंने। वो थोड़ा सा मेरे जीवन का एक अलग टाइप का, क्योंकि हर जगह जैसा क्राइम था वहाँ टोटल डिफरेंट था, कल्चर डिफरेंट था। वहाँ मैंने कुछ अपना आर्ट से जुड़ी। उसके बाद फिर खंडवा पोस्टिंग हुई, खंडवा मैंने 3.5 साल काम किया। कम्युनल डिस्ट्रिक्ट था, जो क्राइम दूसरी जगह था वो खंडवा में बिल्कुल ही नहीं था। मतलब वहाँ का थोड़ा सा चैलेंजेस अलग थे। उसके बाद फिर अभी मैं इंदौर आई हूँ। तो ये मेरी अब तक की मेरी है ना टोटल मेरी जर्नी है डिपार्टमेंट की। चैलेंजेस मैं इस पर्पज से बोलूँ कि जब मैं डिपार्टमेंट में आई थी तब मैं अनमेरिड थी। उसके बाद 1-2 साल बाद फिर शादी हुई। शादी के बाद जब आपकी लाइफ बढ़ती है, आपका लाइफ पार्टनर आपके जीवन में आता है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती है। फिर बच्चे होते हैं। तो बीइंग ए लेडी ऑफिसर है ना, बहुत सारे मतलब काम बढ़ने ही आपके। हाँ। मतलब आपके काम जीवन में कभी कम नहीं होंगे। आप सोचो ना कि आपका एजुकेशन हो गया है, आपकी शादी हो गई, आपका हस्बैंड आ गया, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ कम हो जाएगी। लेकिन जनरली होता नहीं है ना, कि एक परिवार तो आपके पास पहले ही है, उसके बाद एक दूसरा परिवार और आपके साथ आता है। फिर आपके ड्यूटी आवर्स पुलिस में ऐसे हैं कि जिसमें आपको देनी है, टाइम की बहुत समय है, तो वो आपको
वो मैनेजमेंट करना आपको आना चाहिए, आपका वर्क लाइफ बैलेंस जिसको मैं बोलती हूँ। क्योंकि फीमेल ऑफिसर होती है, उनके साथ कुछ काम ऐसे होते हैं जो सिर्फ उन्हीं के होते हैं। आप किसी मेट के भरोसे या किसी दूसरी हेल्पिंग हैंड के भरोसे आप छोड़ नहीं सकते, ये वो काम कर लेगा। हाँ। तो वो काम आपको ही करना है। उसके बाद जब आपके बच्चे होते हैं, आपको बच्चों को भी टाइम देना है। फिर आप फील्ड में काम करते हो तो ये सब क्राइसिस तो होती है कि आपको कभी कम्युनल हो गया, कभी आपको लॉ एंड ऑर्डर हो गया, कहीं में आपको वीआईपी ड्यूटीज में 3-4 दिन के लिए बाहर आना है। जब बाहर जाओगे तो आपका फिर आपका घर कैसे मैनेज होगा, है ना। आप जैसे आप एक ही जगह एक ही सिटी में होते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप आगे पीछे कर लोगे। लेकिन आप 3 या 4 दिन के लिए आप कहीं ड्यूटीज पे बाहर जा रहे हो और अपने बच्चों को घर पे छोड़ जा रहे हो, तो आपका घर का मैनेजमेंट आपका बिल्कुल व्यवस्थित होगा, तभी आप मन लगा के आपकी ड्यूटी कर पाओगे। मैम, इन ड्यूरेशन में आपको कभी ऐसा घर में लगा कि यार मेरे को यहाँ घर वालों को मेरी जरूरत है और मैं वहाँ अवेलेबल नहीं हूँ? हुआ, बहुत बार ऐसा हुआ है ना। कौन से लम्हा थे? ऐसा बहुत समय आया। मैं एक बिल्कुल आपको बताऊं, जैसे क्या हुआ था, एक अपना निसरपुर में एक है ना लॉ एंड ऑर्डर चल रहा था नर्मदा बचाओ को लेके। राखी का दिन था उस दिन, है ना। राखी का दिन था, मेरी बिटिया थी, मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग है ना, हम लोग सब थे झाबुआ में। और मेरे को उस इवेंट के लिए मेरे को राखी के दिन ही निकलना था। और मुझे याद है मेरी बेटी छोटी सी थी, मतलब बड़ा उत्साह था कि ये ना छोटी सी थी कि तैयार होगी, राखी बनाएंगी। लेकिन अब मुझे जाना था। मैंने कहा अब क्या करें, अब है ना जाना तो पड़ेगा। राखी के दिन एकदम से ऑर्डर आया कि आपको निकलनी है तुरंत की तुरंत। और उस वक्त भद्रा का पक्ष चल रहा था, मतलब भद्रा में राखी नहीं बांधी जाती, अच्छा, है ना। तो फिर शाम को उसका मुहूर्त शाम का था राखी बांधने का, है ना। लेकिन अब चूंकि मुझे जाना था, लेकिन फिर एक आध दो से पूछा तो बोले अब ड्यूटी करनी है और राखी मनानी है, तो क्या भद्रा और क्या शुक्ल, भाई बहन का प्यार है वो तो अब जिंदगी भर रहेगा। और हमने फिर उसी है ना क्षण राखी बांधी तीनों चारों ने। और उसके बाद फिर मैं अपने घर से, हाँ, मैं अपनी ड्यूटी के लिए फिर रवाना हुई। तो ऐसे कभी कभी क्राइसिस हुई। एक आध दो बार ऐसा हुआ कि धनतेरस के दिन एक बड़ा लॉ एंड ऑर्डर हो गया, जिस वक्त सारी महिलाएं अपने घर में पूजा कर रही होती हैं, है ना, थोड़ा घर के काम होते हैं। लेकिन हमें पता होता है कि ये आ सकती है ये समस्या, और आती ही है ना। आपके ऊपर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आपके बात मुकर नहीं सकते, आप मना नहीं कर सकते। तो फिर ये ऐसा हुआ कि ना जब ये राखी के त्यौहार होते हैं, दिवाली होता है, कुछ इस टाइप के काम है, जब हमको पता है कि ये समय हमको दिक्कत रहेगी, तो हमारी ये प्रिपरेशन हम लोग पहले ही कर लेते हैं कि हमारे ये काम हमारे उस टाइम से पहले निपट जाए, ताकि अगर कोई काम आ जाए ना तो हमारे काम और हमारे घर में बैलेंस हो जाए। मतलब टाइम मैनेजमेंट पुलिस को पता है, पुलिस की महिलाओं को बहुत ज्यादा पता है ना। उनको पता है कि वीआईपी मूवमेंट होने वाला है 3 या 4 दिन बाद, तो उन्हें 3-4 दिन में अगर मेहमान घर में आने वाले होंगे, उनको पता है कि अगर वो घर में नहीं है, हर है ना जो लेडी ऑफिसर होती हैं, जो खासतौर पुलिस, उनके यहाँ रेडी मिक्स जरूर होता है कि हमारे घर में कोई आ जाए तो हमको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ता, हम फटाफट रेडी मिक्स से कुछ ना कुछ फटाफट रेडी कर देते हैं। तो ये समय ने सिखाया हमको, ये हमारी जॉब ने सिखाया है हमको, है ना। हमको ये पता है कि अगर हम घर में नहीं भी होंगे और हमारे घर में कोई मेहमान होंगे तो हमको किसको फोन करके हमको घर में क्या मैनेज करना है। हमारे यहाँ कभी किसी किराने के सामान में किसी भी चीज़ की ऐसी एकदम से प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि हमको पता है कि हम बाहर हैं और कभी ऐसा होगा तो हमारी वो लिस्ट अपडेट रहेगी। हमारे यहाँ आपके इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट आपको बहुत मिलेंगे, आपको माइक्रोवेव से लेकर ओटीजी से लेकर सब मिलेगा, जो हमारे काम को हमको हेल्प कर पाता है। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है सिर्फ एक वर्किंग लेडी होने के कारण ही हुआ। हो सकता है मैं हाउसवाइफ होती तो मेरे को लगता है कि मैं ये काम करने के बाद में जब मेरे को टाइम मिलेगा तब कर लूँगी, लेकिन मेरे को पता है कि मेरे पास समय नहीं है, तो इसलिए ये सब चीज़ें साइकिल होती गई और मैनेज करते गए, और आज है ना 25 साल हो गए। अभी आपने बोला जैसे कि उज्जैन में भी आपने कुछ जो काम करा है उज्जैन में, जब वो CS लगा था, तो उस टाइम पे उज्जैन में मैंने एक चीज देखी कि वहाँ पे जो उस टाइम पे सबसे ज्यादा पब्लिक तो आती है, बहुत मतलब पब्लिक बहुत ज्यादा रहती है, बहुत। तो उस टाइम पे पुलिस वालों का रोल मतलब इतना इंपॉर्टेंट होता है कि अगर उस भगदड़ में कुछ जरा सा भी कुछ अनहोनी घट गई तो फिर पूरा मतलब पुलिस वालों के ऊपर आ जाता है। तो उस ड्यूरेशन में क्या चीजें होती है? एक पुलिस ही फेस होता है प्रशासन का, जो कि सड़क पर रहता है ना 24 घंटे। हम जो काम करते हैं, हम जो हमेशा काम करते हैं पूरे, जैसे आपका 12 साल में आपका सिंहस्थ आएगा, तो हम जो काम करते हैं लॉ एंड ऑर्डर करते हैं, ठीक है, लोगों को रोकना, है ना, इन्वेस्टिगेशन करना और बाकी सारे काम होते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम सिंहस्थ में काम करते हैं तो हमारा रोल बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है।
किस टाइप से डिफरेंट हो जाता है? डिफरेंट ऐसा हो जाता है कि हमको कोई वहाँ इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी किसी क्राइम की, हमको कोई लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं करना, हमको बस लॉ एंड ऑर्डर ना हो उसके लिए प्रयास करना है। हमारे पास मैक्सिमम जितने भी लोग आएंगे उनको बस यही काम होगा कि उनको या तो रामघाट जाने का रास्ता पूछना होगा, हाँ। या उसको महाकाल मंदिर तक के जाने का रास्ता हो गया। जो लोग दर्शन करके आ गए हैं उनको है ना ये पूछना होगा कि उनको सीहोर जाना है या देवास जाना है या उनको ओंकारेश्वर जाना है तो किस रूट से जाएंगे, उनको बस स्टेशन कहाँ मिलेगा, रेलवे स्टेशन कहाँ मिलेगा। कभी ये हो सकता है कि किसी का कोई सामान घूम गया हो तो उसकी कंप्लेंट कहाँ करनी है। बस ये हेल्प पब्लिक को हमसे चाहिए। तो ये चीजें पुलिस वालों को सिखाई जाती है उस टाइम पे, क्योंकि हाँ, पुलिस वालों का नेचर ऐसा होता है कि अगर जरा सा भी कुछ हो जाए तो मतलब पेशेंस नहीं होता। पेशेंस नहीं होता। हाँ, और मैं बोलूँ ना, आप और नॉर्मल लाइफ में भी हम सोच रहे हैं कि अगर हम कहीं खड़े हैं और हमसे कोई ये ना एक आध बार 2 बार कोई हमको कोई रास्ता पूछ ले तो हमको चलेगा, हम बता देंगे, 4 बार चलेगा, 5 बार चलेगा। लेकिन आप जिस पॉइंट पर खड़े हो, आपकी 8 घंटे की आपकी ड्यूटी है, 8 से 10 घंटे की, 10 घंटे की ड्यूटी पड़ती है ना। जब आपका रिलीवर आएगा तभी आप छोड़ पाओगे। नॉर्मल कंडीशन में पुलिस को इतनी जल्दी खड़ा नहीं रहना पड़ता, हाँ। है ना, ट्रैफिक को छोड़ दो। लेकिन अगर 10-12 घंटे की आपकी कंटिन्यूस ड्यूटी, आपका रिलीवर नहीं आएगा तब तक आप छोड़ नहीं पा रहे हो, और आपको ना हर 5वें मिनट में आपको कोई बंदा है ना कहीं का रास्ता पूछेगा, या चलो देवास के रास्ता पूछेगा, ओंकारेश्वर के रास्ता, आप इरिटेट हो जाता है ना, हो ही जाओगे, नॉर्मल टेंडेंसी है ना। तो ये पेशेंस लेवल ही बस हमको, जो हम लोग ट्रेनिंग कराते हैं सीएस की, मतलब 2016 की मैं इस ट्रेनिंग में इन्वॉल्व हुई थी, जिसमें हमने इसका पूरा प्रोग्राम बनाया था। तो हमने ना, क्या होता है कि हर बार उन्हें पुलिस चेंज होती है ना, मतलब कुछ नया रिक्रूटमेंट होता है। जो 12 साल में क्या होता है, जो पहले ड्यूटी किए होते हैं वो लोग रिटायर भी हो जाते हैं। तो जो पहली बार आने, जो सीएस आ चुके सीएस में, उनको पता होता है सीएस क्या है, लेकिन जो पहली बार ड्यूटी करना है उनको पता नहीं होता कि सैटेलाइट टाउन किधर है, तो उनसे क्या क्या अपेक्षाएं की जाएंगी। तो बस ये 3 दिन का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। तो ये आप खुद देते हैं या आगे से? मतलब ये 2016 में इस प्रोग्राम को मैंने डिजाइन किया था, और जो बाहर से एकदम पुलिस आएगी उसके लिए हमने एक सैंड मॉडल बनाया था, और सैंड मॉडल बना के बाद उसका मटेरियल बनाया था। और ये मैंने करीबन हमने 2-2.5 साल का प्रोजेक्ट था। ये 2014 में हमने स्टार्ट कर दिया था, 2016 में सीएस होना था। 25 से 30 हजार लोगों को हमने इसके लिए ट्रेनिंग दिया था। इसके लिए मैंने एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी। ये काम मैंने सीएस 2016 में किया था। तो वो पेशेंस लेवल थोड़ा सा मेंटेन करने की चीज, और चूंकि हम में क्या होता है, हम सभी लोग आस्तिक नहीं होते, है ना। पुलिस में भी होते हैं, कोई भगवान को मानता है, कोई भगवान को नहीं भी मानता है ना। और पुलिस तो पुलिस है, उसमें फिर कम्युनिटी का कोई रोल नहीं है। तो थोड़ा सा उनके अंदर लोगों की आस्था को हमको सम्मान देना है, ये चीज सिखानी होती है। आपके पंडित विजय शंकर मेहता हैं, जो आपने उज्जैन के ही हैं, जो ना अपने नोटबुक आपने पढ़े होंगे न्यूज़पेपर में, वो भी आते थे। हमने जितने हैं ना, कुछ संत लोग भी हमने बुलाए थे कि थोड़ा सा कि जो आया है व्यक्ति, वो पूरी आस्था के साथ इतने सालों बाद एक डुबकी लगाने आया है और दर्शन करने आया है वो, है ना। तो बस उसका इतना सा काम हो कि वो शांति से सुरक्षित हमारे यहाँ से निकल जाए, यही व्यवस्था हमको बनानी है। इस पर्पज से वो है ना हम लोग ट्रेनिंग कराते हैं। पूरी प्रोसेस मतलब पूरी प्री प्लान होके फिर वो डिलीवर होती है। बिल्कुल, उसके बाद फिर वो ड्यूटी के लिए तैयार होते हैं, मतलब शिफ्ट वाइज फिर उनकी ड्यूटी भी लगती है। और कभी ये भी होता है कि कभी आग लग जाए तो उनको कैसे डील करना है। मान लो चलो 2 लोग झगड़े लिए, आप तो कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन वहाँ कोई एकदम, जैसे कोई एकदम से कोई लड़ाई होगी तो थोड़ी भगदड़ की मच जाएगी, है ना, लग गया किसी को, हाँ, तो सामने वाला गुस्सा तो हम एक जय महाकाल, मुझे याद है कि हम एक जय महाकाल बनाना बोलना सिखाते हैं उन लोगों को कि जैसे कोई झगड़ा हो गया, आप अकेले हो, है ना, आप नहीं कंट्रोल कर पा रहे हो, तो जय महाकाल बोल दो, तो आपके पीछे फ्लो में फिर जय महाकाल में वो झगड़ा। हाँ, ये बेसिकली एक टेंडेंसी थी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ नहीं करना है, तो बस जोर जोर से जय महाकाल बोल दो, तो आपकी पूरी भीड़ उसमें निकल जाएगी। हाँ, तो वो पूरी भीड़ भी फिर चिल्लाती है ना साथ में। यही आपको माइंडसेट चेंज करने का तरीका होता है। आपको कोई भी इंसिडेंट में आपका दिमाग में कोई क्रोध है, आपके में कोई गुस्सा है, आप वो कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, तो आप इतना तो कर ही सकते हो। और क्या होता है, 3 लोग झगड़ रहे हैं, है ना, या 4 लोग झगड़ रहे हैं, बाकी तो महाकाल के भाव में आए हैं ना, तो महाकाल बोल के फिर वो ऐसा करके वो फ्लो में सब सही हो जाता है, सही हो जाता है। तो ये बिल्कुल 100% सक्सेसफुल है। इसलिए ना, क्योंकि मैंने वहाँ सवारी, महाकाल की सवारी निकाली हुई है वहाँ पे, उसमें मैं ना महाकाल की आरती की, उसकी सवारी की इंचार्ज हुआ करती थी, पूरी रस्सा पार्टी चलती थी। अब महाकाल लो हो गया है, अब बहुत ज्यादा व्यवस्था लगने लगी है और बहुत भी क्राउड आता है। लेकिन जब हम लोग थे 35-40 हजार लोग, तब लोग आते थे, तो जब भी कोई बात होती थी, अब तेरे को समझा नहीं पा रहे तो हम क्या करेंगे, तो हम जय महाकाल करके, और हो जाता है। हाँ, मैम अभी शायद जून में 2024 में धाराएं चेंज हुई है। हाँ, आईपीसी की पहले थी, अब उसको बीएससी या बीएनएस कर दिया गया है। तो टोटल 500 थी पहले, अब उनको थोड़ा कम कर दिया गया है। तो क्या क्या धाराएं अभी लागू की गई है और उसमें क्या इम्प्लीमेंट किया गया है? तो
देखिए अब जो पहले क्या था कि पहले है ना दंड संहिता थी, है ना। दंड संहिता। हाँ, अब थोड़ा न्याय संहिता आ गई है। अंतर कुछ नहीं है, लो वही की वही है। आज भी चोरी चोरी है बस, लेकिन उसकी धाराएं चेंज हुई। मैम दंड संहिता और न्याय संहिता में डिफरेंस क्या है वैसे? डिफरेंस ये है कि पहले ये था कि आप है ना दंड देने के लिए ज्यादा था कि कोई भी क्राइम कर लिया तो सबसे पहले उसमें कन्विक्शन हो जाए जैसे तैसे। अब न्याय पे आया, मतलब जस्टिस होना चाहिए, मतलब अगर इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। अगर किसी ने, ये भी होता है ना कभी कभी झूठी कंप्लेंट्स हो जाती है, हाँ। है ना, तो उसमें अगर वो बरी हो रहा है तो ये नहीं हुआ कि कोई किसी को अगर पुलिस ने अरेस्ट कर लिया तो उसको दंड मिलना ही चाहिए। बेसिकली किसी भी व्यक्ति को अगर कोई पीड़ित है या कोई आरोपी है तो उसके साथ न्याय होना चाहिए। अगर उसने अपराध नहीं किया है तो उसको बरी होना चाहिए। तो इसके लिए बहुत सारे प्रावधान है ना चेंज किए हैं, कुछ नए लॉ भी उसमें ऐड हुए हैं। पुराने सारे लॉ एग्जिस्ट करते हैं, आज भी मर्डर है, चोरी चोरी ही है, उसमें कोई मतलब रिलैक्सेशन नहीं हुआ है ना। लेकिन महिलाओं और बच्चों के लिए कुछ क्राइम जैसे है ना, जैसे पहले चेन स्नैचिंग नहीं थी हमारे पास, है ना, उसको हम 379 में रजिस्टर्ड करते थे। कभी मारपीट हो जाती थी तो लूट में रजिस्टर्ड करते थे, लेकिन अब प्रॉपर चेन स्नैचिंग के लिए धारा है, ठीक है। आपका पहले ऑर्गेनाइज क्राइम इसके अंदर ऐड नहीं था, मतलब ये होता था कि जैसे 6 लोगों ने मिलकर कोई क्राइम किया, है ना, और उसमें से 2 आदमी कहीं और बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं। जैसे आपने जुआ सट्टा देखा होगा, व्हाइट कॉलर क्राइम होते हैं, कि है ना, उनके नीचे वाले लोग क्राइम करते हैं, वो कहीं बैठ के कहीं क्राइम करते हैं। हाँ, वुमेन ट्रैफिकिंग टाइप वाला काम होता था। तो इसमें है ना हमारे पास पर्टिकुलर कोई धारा नहीं थी, हमका घटना में इन्वॉल्व होते थे तभी हम उनके साथ कार्रवाई कर पाते थे, और फिर 120B में हम लोग उस पर कार्रवाई करते थे। अब प्रॉपर ऑर्गेनाइज क्राइम की धारा आ चुकी है, छोटा ऑर्गेनाइज क्राइम और बड़ा ऑर्गेनाइज क्राइम। तो इसमें जो व्हाइट कलर क्राइम क्रिमिनल जो थे उनको भी हम लोग कर पाते हैं। फिर ये कि देश के छोड़ के भाग जाते थे क्राइम करके, उनको भी अब इसमें ऐड कर लिया गया है ना। आपकी बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जैसे पहले ना एक वो होता था कि 100 लोग मिलके है ना किसी को मार पीट दिए, तो उसके लिए पर्टिकुलर कोई धारा नहीं थी, वो सब धाराएं हो गई हैं। महिलाओं के लिए जैसे ट्रैफिकिंग के केस थे, जैसे कोई विदेशी लड़की को यहाँ ले आया, उसके साथ कुछ कर दिया, यहाँ से कोई लड़की लेके गया तो उसको कुछ कर दिया। तो छोटे पहले क्या ना एक ही चीज हमारे पास 370 होती थी जिसमें हम रजिस्टर करते थे, अब स्पेसिफिक धाराएं हो गई। बच्चे और बच्चियों का फर्क खत्म कर दिया है। 18 साल से कम उम्र का कोई बच्चा हो चाहे बच्ची हो, वो एक ही कैटेगरी में है ना। अगर उसके साथ अगर छोटी के नाबालिग मान लिया उसको, और उसके साथ अगर कोई घटना हो गई तो उसके लिए मृत्युदंड तक का प्रावधान है रेप केसेस में, है ना। फिर है ना आपका सामूहिक बलात्कार है, उसकी में सजा का थोड़ा सा बढ़ा दिया है वो। तो ऐसे करके कुछ चेंज हुए हैं, और जो भी नया लॉ आया है वो हमारी जनता के हित के लिए आया है, हमारी जो न्याय प्रणाली उसको और सशक्त कर पाए इसके लिए है ना कोशिश की गई, और महिला और बच्चों का उसमें बहुत ध्यान रखा है। मतलब ज्यादा महिला बच्चों के लिए ही उस चीज को डिलीवर और इसमें थोड़ा सा ये भी हो गया है कि पहले कोई भी घटना होती थी तो उसमें पुलिस के लिए वीडियोग्राफी करना इतना मैंडेट नहीं था, लेकिन अब कम से कम ये है कि पारदर्शिता लाई है कि हम जो काम कर रहे हैं तो वो हमारे जो पीड़ित पक्ष है ना, उसको भी पूरा प्रॉपर मालूम पड़ेगा, जो आरोपी उसको भी मालूम पड़ेगा। तो वीडियोग्राफी फोटोग्राफी इस चीज को थोड़ा सा मैंडेट किया है नए वाले है ना लॉ में। वीडियोग्राफी फोटोग्राफी टाइप कैसे? हाँ, कि पर्टिकुलर जैसे हम जब किसी को गिरफ्तार करने जाते हैं या पर्टिकुलर किसी महिला के कोई बयान होते हैं तो उसमें है ना मैंडेटरी कर दिया है वीडियोग्राफी को। तो वो उससे उसके न्याय को मिलने की संभावना, मतलब जो परसेंटेज है वो बढ़ जाएगा। मतलब एक वैलिड प्रूफ होना चाहिए आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल। और ये ICGS के थ्रू है ना कनेक्ट किया है जुडिशरी के साथ। तो जुडिशरी, जेल और पुलिस ये सब मिलके जब काम करेंगे ना तो एक अच्छा है ना क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इम्प्रूव होगा, इसके लिए कोशिश हुई है। ठीक है। और मैम रेप केसेस, पूरा भारत बोलता है ये चीज कि रेप केसेस इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं अभी की डेट में, और अभी मतलब बहुत ही ज्यादा हो चुके हैं। तो इसके लिए कुछ एक्शन लिया गया है इस धारा में, या तो कुछ चीज ऐसी करी गई है कि भाई सामने वाले ने अगर कुछ गलत करा है तो उसको सीधे फांसी देना चाहिए? फांसी का प्रावधान तो हमारे लॉ में पहले भी था, और अभी जितने रेप केसेस की जो बात कर रहे हो ना, परसेंटेज बढ़ रहा है। तो 2 चीजें हैं, ऐसा नहीं है घटनाएं पहले नहीं होती, पहले भी होती थी, लेकिन पहले हमारी महिलाओं में इतनी हिम्मत ही नहीं होती थी कि इन चीज को लेके रिपोर्ट कर पाए, है ना। अब आप कम से कम ये हो गया है, ये महिला सशक्तिकरण का मतलब एक बोलते ना जीता जागता उदाहरण है कि अब हमारे यहाँ रिपोर्टें होने लगी हैं। अब किसी भी महिला के साथ कोई क्राइम होता है ना तो उसको क्राइम को मतलब एटलीस्ट उसको परिवार भी साथ देता है। पहले क्या होता था कि बदनामी के डर से और सब चीजें से घटनाएं दब जाती थी, इसलिए परसेंटेज कम था। बढ़ नहीं रही हो तो पहले भी रही थी और अभी भी हो रही, लेकिन अभी थोड़ी रिपोर्टिंग हो रही है, इसलिए वो डेटा आपको दिखता है, ठीक है। किसी भी नाबालिग बच्ची के साथ, चाहे उसका है ना किसी ने वीडियो बना लिया, उसको किसी ने जबरदस्ती फॉलो कर लिया, ठीक है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ हो गई,
मतलब ये कि आप जबरदस्ती किसी को फेसबुक पर अगर 3 या 4 बार अगर रिक्वेस्ट भेज रहे हो, जबरदस्ती वो नहीं एक्सेप्ट कर रही है, तब ये स्टॉकिंग के केस के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। मतलब इतनी स्ट्रिक्ट हो गई है? पहले भी था, लेकिन अब और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है। ठीक है, कोई महिला है, अपना कोई पता चला अपना कोई निजी काम कर रही है, उसको पता है कि उसको कोई नहीं देख रहा है, लेकिन आप उसको कहीं से वॉच कर रहे हो, उसके तहत भी आप है ना आप जा सकते हो। आप है ना, आपके इंटेंशन खराब है और अगर उसको फील हो गया कि भैया आपने कहा भी इंटेंशन से वो टच किया है, कोई बात कर रहे हो, तो 354 की जो धारा होती है उसके तहत आप जा सकते हो। तो महिलाओं को बहुत सेफ करने की कोशिश की गई है। और मैं बोलूँ ना, जैसे जो रेप केसेस की जो बात कर रहे हैं ना, जनरली ऐसा होता है कि आप शादी करने का प्रपोज कर दो उसको, शादी कि हम 2-4 बात शादी कर लेंगे, ठीक है, आप अपना कुछ और बता लो उसको कि हम ये फ्यूचर प्लान्स ये हैं, ठीक है, हम कुछ को अच्छा जॉब देने के पर्पज से, हम किसी भी चीज़ से अगर उसका किसी महिला का अगर शोषण करते हैं और वो अगर कुछ दिनों बाद अगर रिपोर्ट करती है कि भैया उसको ये चीज़ बोल के उसका शोषण किया हुआ है, तब भी आप रेप केस में अंदर चले जाओगे, है ना। अब बहुत सी बार ये होता है ना कि आपको वो लड़की पसंद है, लेकिन आपको पता है कि ना आपका उसका सीक्वेंस बैठेगा नहीं, और आपने अपना कुछ नाम बदल लिया, ठीक है, आपने अपनी कुछ जॉब बदल ली, है ना, आपने कुछ उसको झूठ बोल के अगर उसके साथ रिलेशन बना लिए, और यदि जब उसको आपकी हकीकत मालूम पड़ेगी और आपके खिलाफ अगर रिपोर्ट करेगी तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। मैम, इससे रिलेटेड कुछ केस आपकी लाइफ में आया है, आप तक पहुंचा है कुछ केस? हाँ बिल्कुल, है ना। एक ऐसे बहुत सारे केसेस देखे, मैं आपको एक खंडवा में थी, एक एग्जांपल बताती हूँ। एक है ना, वहाँ पे हॉस्पिटल था, उस हॉस्पिटल में बेसिकली वो डिवोर्सी लड़की थी, है ना, और वो अपना जॉब करती थी, तो वहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर था, तो वो वहाँ कंप्यूटर ठीक करने जाता था। उसने वहाँ थोड़ा सा उसका नंबर ले लिया, फिर इनकी बातचीत चालू हुई। उसके 1.5-2 साल तक उसने अपना ओरिजिनल नाम और अता पता ही नहीं बताया, और ये भी उसके प्रेम में ऐसी कि है ना, इनके 1-1.5 साल तक इनके रिलेशन रहे, है ना। जब उसको उसके बारे में हकीकत जब उसको मालूम पड़ी और उसने जब आके रिपोर्ट करी, तो फिर हमने उसमें कार्रवाई की, है ना। तो आपको, अब मेरा बस ये लड़कियों को भी कहना ये है और लड़कों को भी कहना है, आप जो हो अपनी वास्तविकता बताओ। मतलब आप कोई फेक है ना ऑरा क्रिएट करके अगर किसी से आप ऐसे झूठ बोल के अगर कोई काम करोगे, तो 100% आपको आगे न पीछे उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। तो इसमें भी चीजें ऐसी है कि गवर्नमेंट लड़कियों के लिए सोच रही है और चीजें अपनी रख रही है, पॉइंट ऑफ व्यू, और सब चीजें कर रही है, अच्छी बात है, बट कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि लड़कियां उस चीज का गलत फायदा उठा रही है? देखो, दोनों साइड से चीजें होती है। मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ अपनी लड़कियों की गलती होती है, लड़कों की भी गलती होती है ना। अब जैसे अभी तक हम क्या हो रहा था, लड़कियों के साथ घटनाएं हो रही हैं, है ना, तो हम लड़कियों को ही बता रहे हैं कि है ना, आपको ये ध्यान रखना चाहिए। गुड टच बेड टच हम छोटे बच्चों को हम स्कूल में ट्रेन करते हैं कि आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। फिर लड़कियों कहीं बाहर जा रही है, तो आउट ऑफ स्टेशन जा रही है, तो उनको कौन कौन सी चीजें ध्यान रखना चाहिए। कोई अगर आपको ऑटो टैक्सी कोई भी है, तो आपको क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए। उनके मोबाइल में ही उनके सिक्योरिटी के लिए ऐप डाउन लगा। हम जो भी काम कर रहे थे महिलाओं के ऊपर काम कर रहे थे, एक तो वैसे ही पीड़ित है। लेकिन अभी पिछले 2 साल से मैं अभिमन्यु हमने प्रोग्राम चलाया, ये पुलिस मुख्यालय ने चलाया था, वुमेन सेफ्टी विंग ने हमारी। उसमें ये हुआ, अभिमन्यु जैसे अभिमन्यु माँ के पेट में था और उसने ना सारी चीजें ना उसने क्रैक करी, पेट के अंदर ही था, है ना। तो उस केस में भी ये हुआ कि अभिमन्यु जो प्रोग्राम था उसमें यह है कि हमको एक अच्छा लड़का तैयार करना है, उसमें संस्कार डालना है। वो बचपन से ही उसको क्लियर रहेगा कि हमको दहेज प्रथा के खिलाफ होगा, नारियों का सम्मान करेगा, रूढ़िवादिता की उस चीज उसमें होगी, इक्वलिटी की जब बात करेंगे, जब उसकी अपब्रिंगिंग ही ऐसी होगी कि उसको महिला का रिस्पेक्ट करना है, तो मुझे लगता है कि फॉर फ्यूचर थोड़ा बहुत इस क्राइम का रेट कम होगा। तो हमने पिछले भी ये नवदुर्गा, पिछले साल भी नवदुर्गा में कार्यक्रम किया था, इस साल भी हमने नवदुर्गा में कार्यक्रम किया है, जिसमें हमने शपथ वपथ दिलाई है लड़कों को कि वो महिलाओं के साथ कोई हिंसा नहीं करेंगे, उनका सम्मान करेंगे। तो मैं तो बोलूँ ना, 1% भी अगर हम सक्सेस होते हैं तो मुझे लगता है बहुत बड़ी सफलता होगी। तो ये कोशिशें होती है, प्रयास होते हैं, जिसके माध्यम से हम सोसाइटी के दोनों पार्ट, मेल और फीमेल, क्योंकि जो दहेज की बात आती है तब भी है ना, पति बोलो या ससुर बोलो, घर में इन्वॉल्व होता है ना। अगर वो स्टैंड ले लेगा तो मुझे लगता है क्राइम खत्म हो जाएगा। आपने कभी सुना है कि दहेज है ना, मृत्यु होती है जैसे दहेज के लिए लड़कियां जल जाती है, जिसको हम दहेज हत्या बोलते हैं। आज तक कभी कोई मेल जलते हुए देखा है? नहीं, आज तक नहीं सुना होगा ना, मैंने भी नहीं सुना। 25 साल की नौकरी में मैंने नहीं सुना कि आज तक चिमनी से कोई गिरा हो तो कोई ना पुरुष जला हो, घर में कोई आग लग गई तो कोई पुरुष जला हो, हमेशा महिला ही जलती है ना। तो कुछ ना कुछ तो चीज है। तो मैं बोलूँ ना, जिस दिन हमारी आधी आबादी है ना थोड़ी सी सेंसिटिव हो जाएगी, तो मुझे लगता है तो थोड़ी चीजें बैलेंस आएगी। मतलब वो पब्लिक के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उनको कुछ चीजें प्रिकॉशन के साथ करना चाहिए और कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। हाँ बिल्कुल, तब ऐसा नहीं कि सिर्फ महिलाओं को ही समझना चाहिए,
थोड़ा सा मैं बोलूँ ना, दोनों तरफ अपन, क्योंकि समाज का दोनों हिस्सा है ना, बोलते हैं ना किसी, दोनों पंख है हमारी सोसाइटी के। तो हाँ। जब तक दोनों बैलेंस नहीं होंगे ना, तब तक कोई भी देश नहीं उड़ सकता। अगर बहुत हमको आगे जाना है सोसाइटी को ना, तो इन दोनों को बैलेंस रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। मैम, आपकी लाइफ में आपने कभी ऐसा केस कोई सा सॉल्व करा है जिसको सॉल्व करने में आपने आपकी सारी लिमिट्स पुश कर दी हो? पिछले 25 सालों में आपका हमारा कम्युनल बोलो, चाहे ब्लाइंड मर्डर्स बोलो, चाहे प्रॉपर्टी संबंधी ऑफेंसेस बोलो, ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें हम अपने एफर्ट्स डालते हैं। और कोई भी काम है ना, एक सिंगल कोई एक सिर्फ बोलते हैं ना मैंने कर लिया, ऐसा नहीं होता। पुलिस में हमेशा टीम काम करती है ना, एक टीम ही काम करती है। और मैं बोलूँ टीम काम करती है ना, तो बहुत सही काम होता भी है। एक केस मेरे को अभी जैसे याद आता है कि जिसमें मुझे लगता है कि ना हम इमोशनली भी उसमें ना जुड़े, प्रोफेशनली तो हमने अपना काम किया ही किया, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना कि जो आपके दिमाग में रह जाती है। वो केस ऐसा था, हमने ना ट्रैफिकिंग में, आपने ह्यूमन ट्रैफिकिंग सुनी होगी। हाँ। वो मैं 2012 में हमने उसका डिप्लोमा किया था। और जनरली उस केसेस हम ऐसे करते थे कि कोई महिलाएं कोई प्रोस्टिट्यूशन के लिए कोई चली गई या उनको रेस्क्यू करना, वो उस टाइप से काम थे। ट्रैफिकिंग हमने जब हमने पढ़ी तब हमने उसमें ना आपका आर्गन ट्रांसप्लांट के लिए सुना। ट्रैफिकिंग बहुत बड़ा पर्पज से होती है, जैसे आपके बंधुआ मजदूर इकट्ठे सुना होगा ना, तुमने बंधा के लेके गए नौकरी करा काम कराने के लिए, हाँ, गन्ने कटाई वटाई, इस टाइप की ट्रैफिकिंग तो सुनी थी। लेकिन हमने एक चाइल्ड ट्रैफिकिंग का ना बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज क्राइम था अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट में, उसको हमने क्रैक किया था। तो मेरे को वो मतलब मेरे को अंदर तक मेरे जहन में है, क्योंकि उसको क्रैक करने के लिए हमने 3 या 4 महीने तक हमने उसमें काम किया, तब जाके हम एक्यूज तक पहुंच पाए। जब हम एक्यूज को हम तक पहुंच पाए, हमने जब रेड हैंडेड जब हमने बच्चा बेचते हुए हमने उस टीम को पकड़ा और सब कुछ हमने काम किया। उसके बाद जब वो एक बच्चा तो हमने पकड़ लिया, लेकिन जब उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हुआ और हमने जैसे जैसे इंट्रोगेशन बढ़े, तो हमने उसमें 17 से 18 बच्चे है ना हमने रेस्क्यू किए थे, और 29 हमने आरोपी उसमें ये था कि जो मदर्स होती थी जो है ना अनमेरिड हो गई, उनको अगर प्रेगनेंसी रहेगी तो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में 6-8 महीने में उनको मालूम पड़ता था कि वो प्रेग्नेंट है। फिर ऐसी महिलाओं को टारगेट किया जाता था, ऐसी महिलाओं से बच्चा डिलीवर करा के उसमें आपका गुजरात के एक हॉस्पिटल में हुआ था जहाँ उनकी प्रीमेच्योर डिलीवरी होती थी। तो वो केसेस किया। अब वो जब हमने ट्रेस किया, जब हमने बच्चे रेस्क्यू किए, तो जो बच्चे बेचे गए थे उन बच्चों को जब हमने रेस्क्यू किया, तो उनके माँ से उन बच्चों को लेना अपने आप में एक टास्क हो गया था। लेकिन चूंकि ये ना वो आपका इन्वेस्टिगेशन का पार्ट था, तो वो हमारे लिए मैंडेट था, तो उनके लिए एक ट्रॉमा था। दूसरा, छोटे बच्चों को हमको रखना हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा है ना चैलेंज था, क्योंकि हमारे थाने में हम एक्यूज महिला पुरुष ये सब हो जाता है, सबकी सुविधा है, लेकिन किसी छोटे बच्चों को रेस्क्यू किया हमने कभी नहीं किया था। तो उन बच्चे की केयर करना और वो सब चीजें हमारे लिए थोड़ा सा वैसा इशू हो गया था। थोड़ा सा पुलिस ऑफिसर भी उसमें सेंसिटिव हुए, किसी माँ से उसको बच्चे का अलग करना, लेकिन हमारे उसका हिस्सा था इन्वेस्टिगेशन का, तो वो सब हमको करना पड़ा। वो जब हमने केस किया वो सब कुछ हुआ अल्टीमेट उस केस में, लेकिन जब वो थोड़ा इमोशनल एंगल ये हो गया उसमें थोड़ा सा कि हमारे जो पुलिस ऑफिसर थे जो हमारे साथ इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे टीम में, उनको यही लग रहा था, बोले मैडम है तो बेसिकली क्राइम है ना, लेकिन किसी माँ से किसी बच्चे को अलग करना वो इतना पेनफुल है। फिर पहले हमको लगा कि हमको हमारे लोगों को सिखाना पड़ेगा कि ये ट्रैफिकिंग है। सोसाइटी को भी पता नहीं था ये ट्रैफिकिंग के। मैं आज आपके माध्यम से बताना चाहूंगी, अगर आपको किसी भी बच्चे कहीं आपको मिलता है, भले आपको सड़क में मिलता है ना, ये भी नए वाले लॉ में भी प्रावधान है, आपको 24 घंटे के अंदर आपको सूचना है ना कंसर्निंग डिपार्टमेंट को या तो पुलिस को देनी पड़ेगी, आपको बाल कल्याण समिति होती है CWC को देनी पड़ेगी, आप चाहे हॉस्पिटल में सूचना दो, लेकिन आप कोई भी बच्चा आपको मिल गया तो आप ऐसे रख नहीं सकते हो। अच्छा, पहले पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। हाँ, उसके बाद अगर फोस्टर केयर पे मतलब वो बच्चा सबसे पहले आपको सरेंडर करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप कोई कुछ सुविधा नहीं मिल पा रही तो आपको 3 महीने के लिए बच्चा फोस्टर केयर पे आप रख सकते हो, लेकिन वो आपका नियम कानूनों के तहत होगा। आप कोई भी बच्चा, मैं बोल रही हूँ ना, बच्चा खरीदने और बेचने की चीज नहीं है, कोई भी व्यक्ति है ना खरीदने और बेचने की चीज नहीं है, यही है ना ट्रैफिकिंग है जिसको हम समझ नहीं पाते हैं ना। तो आप अगर किसी को भी अपना कोई आर्गन देना चाहते हो, जैसे अब में होता है ना कि आपके किसी किडनी खराब है दे रहे हो, तो आप चाहे अपने पिता को दो, चाहे अपने भाई को दो, चाहे अपने बच्चे को दो, तो उसकी एक प्रोसेस है जिसके तहत आपको परमिशन मिलेगी, उसके बाद आप है ना आपका ये आर्गन ट्रांसप्लांट कर सकते हो। अगर आप किसी बच्चे को गोद लेना चाहते हो है ना, आपको कोई इशू नहीं है, तो बकायदा कारा है जिसमें आपको अपना आवेदन रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। कारा के थ्रू आप किसी बच्चे को आप गोद ले सकते हो। आप ये नहीं कर सकते हो कि किसी है ना बच्चे को लेके आया, आपने उसको अपना बच्चा बना लिया है ना।
ये हमको बिल्कुल क्लियर समझना पड़ेगा कि जो व्यक्ति है, मानव है, वो खरीदने और बेचने की चीज बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा होता ना तो शोरूम बन गए होते कि है ना, कोई किसी को बच्चा नहीं चाहिए तो रख दे, है ना। हाँ। और अगर आपको अगर आपका बच्चा है, आपने जैसे अभी नए लॉ में प्रावधान भी हो गया है कि अगर आपने अपने 12 साल के बच्चे से कम उम्र का कोई भी बच्चा अगर आपने छोड़ दिया है हाँ। आपने ऐसे, तो आप उसके तहत आप अपराधी हो जाओगे। उसके लिए भी प्रोसेस है ना। क्या प्रोसेस है? उसके लिए प्रोसेस ये है कि है ना, हर हॉस्पिटल में एक झूला बना हुआ होता है। यदि आपने कोई बच्चा डिलीवर किया है ना, अगर आप पता चला आप मैरिड नहीं हो, आपके साथ कोई इशू है या आपके साथ फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब है कि आप उस बच्चे को पाल नहीं पा रहे, तो आप उसको कायदे से है ना, उस है ना झूले में आप डाल के चले जाओ उसको। मतलब आपने सुना होगा ना कि इस झाड़ी में फेंक दिया, उस झाड़ी, ऐसा बिल्कुल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप उस पर डाल पाओ, 3 या 4 महीने में CWC उसको है ना लीगल फ्री घोषित कर देगी और कारा के थ्रू वो बच्चा किसी और के पास प्रॉपर तरीके से, लीगल तरीके से चले जाएगा। तो इसलिए आपको कोई भी बच्चा अगर गोद लेना है तो एक प्रोसेस है, उसके तहत ही आप गोद में लो। ऐसा नहीं चल जाएगा कि आप है ना, आपके यहाँ किसी का बच्चा हो गया, आप कहीं आपको मिल गया तो आप उसको खरीद के ले आए। मैं बोल रही हूँ बच्चा खरीदने और बेचने, और मैं बोल रही हूँ व्यक्ति खरीदने और बेचने की चीज नहीं है। ये हमारे जहन में हमको पता होनी चाहिए। हमने ये देखा है ना कि हम किसी को ले आए हैं कि हम उसको पढ़ा लिखा लेंगे, अपने पास रख लेंगे, बच्चे को उसका जीवन बना देंगे। पढ़ा लिखा नहीं रहे लेकिन हम अपने घर में उसको काम कराने के लिए रख लिया है ना। ये ट्रैफिकिंग है, ये हमको समझनी पड़ेगी। हमने, हमारे पिताजी ने कहीं से उधार लिया था, अब है ना हमारे पिताजी खत्म हो गए तो आपने हमको उनकी जगह रख लिया। ये ट्रैफिकिंग का हिस्सा है, ये बॉन्डेड लेबर है। आप पूरे के पूरे गांव के लोगों को लेके जाते हो कि भैया हम तुमको इतनी मजदूरी देंगे, हमारे गन्ना कटाई करनी है, हमारे फलाना काम करना है ना। अपनी किसी फैक्ट्री पे काम करने के लिए रख लिया, पैसा आप दे रहे हो लेकिन आप उसको ना प्रॉपर खाना नहीं दे रहे हो। आप उनको 12 घंटे की जगह आप उनको 20 घंटे काम करा रहे हो, उनको उनका लिविंग स्टैंडर्ड दे नहीं रहे हो ना, तो बेसिकली आप बंधुआ मजदूरी में आप आरोपी बन जाओगे। ये ट्रैफिकिंग का एक हिस्सा है जो कि हमारी सोसाइटी में हम लोगों को समझना पड़ेगा। हम किसी को गुलाम नहीं बना के रख सकते, है ना। वो जितना काम कर रहा है उसके बदले में आपको उसको पे करना पड़ेगा। वो जिस सर्कमस्टांसेस में रहना चाहेगा वो रहेगा, और आप किसी की स्वतंत्रता को ऐसा बाधित नहीं कर सकते हो कि आप किसी से बात कर नहीं सकोगे, कहीं बाहर से ताला लगा के चले जाओगे। ऐसा है ना, नहीं कर सकते। मैम, मैंने गांव में एक चीज नोटिस करी है कि वहां पे जैसे कोई महिला है और फैमिली रह रही है, तो वो लोग बहुत गरीब है, चीजें उनकी सर्वाइव नहीं कर पा रही है अपनी लाइफ में, तो वो लोग है ना अपने 5 से 6 साल के बच्चे को काम पे भेज देते हैं। तो ये भी एक क्राइम है? हाँ, 100% क्राइम है ये, किसी बच्चे के साथ काम कराना। आप अपने कैसे घर के काम में इन्वॉल्व कर सकते हो उसको। जैसे खेती बाड़ी में आपका कोई काम है, आपकी कोई किराने की दुकान है, आपकी खुद की है, आपका बच्चा अगर वहां आकर थोड़ी हेल्प करा रहा है तो वो कोई क्राइम नहीं है। लेकिन आप किसी बच्चे को पेमेंट बेस पे किसी और की शॉप पे काम करने के लिए भेज रहे हो, अगर उसकी उम्र 18 साल से कम की है तो 100% वो क्राइम। ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर होना चाहिए, है ना। जैसे हम ये चाय वाय की दुकान पे देखते हैं, छोटू आ जा भैया चाय ले आ, है ना। तो अगर छोटू, अगर उसका उसी का लड़का है ना, और उसके पापा को हेल्प कर रहा है तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो उसके पापा को हेल्प कर रहा है, आधा घंटा काम करेगा, उसका नहीं मन होगा तो चले जाएगा खेलने। लेकिन यदि वो छोटू किसी और की दुकान पे काम करने जाएगा और उसके बदले में दुकान वाला अगर उसको पैसे दे रहा है तो उसको पूरा 12 घंटे 8 घंटे काम करेगा। अंतर है ना दोनों में। ऐसे ही एक केस मुझे याद आ रहा है, ये आपका पेटलावद का था, झाबुआ में। उसमें ये हुआ था कि ये जो ऊंट चराने वाले होते हैं ना, ऊंट लेके जाते हैं, पूरा पूरा काफिला निकलता है, आप लोगों ने देखा होगा। उसमें से एक बच्चा निकल के हमारे थाने आ गया कि ये लोग मेरे को खाना देते नहीं है और मेरे को ना दिन भर दौड़ाते हैं और दिन भर मैं सिटी मारता हूँ ये भीड़ों के पीछे, तो मेरे को इनके साथ रहना नहीं है, मेरे को नहीं जाना है इनके साथ। अब नहीं जाना है तो वो आ गया, कोई बात नहीं, थोड़ा सा उसको सेटल डाउन हुआ, फिर हमने बात करी, फिर ये मालूम पड़ा, उन्होंने बताया कि बोले इसके पिताजी ने ही हमको भेजा है यहाँ पे कि हमारे साथ क्या पढ़ता लिखता नहीं है, तो बोले ये इनके साथ जाएगा। हाँ ले जाओ। आया, ठीक है, चलो कोई इशू नहीं है कि पेरेंट्स ने ऐसे क्यों भेजा। जब थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन हुआ, सब कुछ हुआ, उसमें ये चीज समझ में आई कि उसके पिताजी ने 50,000 रुपए लेके बच्चे को इनके साथ भेज दिया। हमने उसमें धारा 370 का केस रजिस्टर किया था। 370 का सीधे सीधे ट्रैफिकिंग है ना। पैसे लेके आप किसी भी बच्चे को या किसी भी व्यक्ति को आप ऐसे यूज नहीं कर सकते। आप है ना, डेफिनेशन पूरी क्लियर है कि आप किसी भी व्यक्ति को अगर शोषण करने के लिए उसको रखते हो, उसका ट्रांसपोर्ट करते हो, उसको ले जाते हो, चाहे शोषण नहीं भी हुआ हो, अभी प्रोसेस स्टार्ट की हुई, और ये आपका जो 370 है ट्रैफिकिंग की, ये किसी भी स्टेज पे आप कर सकते हो। मतलब मैं आपको है ना अपना काम कराने के लिए लेके जा रही हूँ, अभी आपसे काम कराया नहीं है, लेकिन मेरा इंटेंशन वो है कि तुमको जाके मेरे को काम कराना है अपनी फैक्ट्री में, और मैंने अपने घर में 2 दिन के लिए रखा,
2 दिन बाद शायद मेरी ट्रेन है या 2 दिन बाद मुझे शिफ्ट करना है, अगर वहां पकड़ में आ गया तो वहीं धारा इसका ट्रैफिकिंग का केस रजिस्टर्ड हो जाएगा। ये चीज थोड़ी सी हमको समझनी पड़ेगी, ये चीज थोड़ी सी हमको क्लियर होनी पड़ेगी कि आप पैसा देके किसी भी व्यक्ति को आप ऐसे यूज नहीं कर सकते उसकी मर्जी के खिलाफ। बच्चे के साथ तो उसकी मर्जी होगी तो भी नहीं। आप मैं बोल रही हूँ जैसे पोर्नोग्राफी की पिक्चर है, हाँ, है ना, बनती है, उसमें हाँ, बच्चे यूज होते हैं, है ना, उस बच्चे को यही नहीं पता कि उसके साथ क्या अच्छा है और क्या बुरा है, तो उसकी कंसेंट होने ना होने का क्या सवाल है ना। हाँ, क्लियर समझ में आ रहा है हाँ, ना। तो ये सीधे सीधे है ना हमारा चाइल्ड ट्रैफिकिंग के अंदर केसेस आ जाएंगे। मैम ये सब तो बातें हो गई क्राइम्स की, जो क्रिमिनल्स थे आपने उनको कैसे मैनेज करा, सारी आपकी लाइफ के बारे में। पर आप इन सब के चलते हुए एक आप आर्टिस्ट भी हैं, जिसके कारण हम यहाँ आपके पास आए हैं आपका पॉडकास्ट लेने। और मैम आप पेंटिंग्स वगैरह भी बनाती हैं, आर्ट्स वगैरह भी करती हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए ना, क्या क्या चीजें हैं। हाँ ये तो है, मैं बोलूँ ना सबके अंदर एक छोटा सा आर्टिस्ट होता है। हाँ। थोड़ा थोड़ा कुछ सब बनाते हैं, हम भी है ना छोटे थे तब बनाते थे। फिर किस्मत से ना जॉब ऐसी आई कि जिसमें हमको कभी भी टाइम नहीं मिला, है ना, कि और टाइम मिला भी तो थोड़ा बहुत कुछ किया, तो कुछ कुछ मैं करती थी थोड़ा बहुत काम। लेकिन कभी मैं बोलूँ ऐसे बहुत ज्यादा मैंने कभी इस पेंटिंग की साइड कभी मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन मेरा ये 7 साल जो मैंने झाबुआ वाले राजपुर में जब मेरी पोस्टिंग रही, हाँ। तो ऐसे ही मैं ब्लाइंड मर्डर के स्पॉट पे गए थे, 3 मर्डर हुए थे और वो बड़ा टिपिकल मर्डर था, है ना। तो जब वहां गए 1 आध 2 घंटे के इन्वेस्टिगेशन में स्पॉट पे घूमने के बाद में वहां मैंने पिथौरा देखी थी। तो जो पिथौरा मैं बनाती हूँ वहाँ वॉल पे थी। अब चूंकि आर्टिस्ट अंदर था तो थोड़ा सा इस टाइप का काम हमने कभी वॉल पे देखा ही नहीं था, और वो बहुत बड़ी वॉल पे बना हुआ था, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट आया। फिर अपना इन्वेस्टिगेशन एक सेपरेट चीज हो गई, लेकिन फिर थोड़ा सा हमने उसको जानने समझने की कोशिश की। फिर मालूम पड़ा कि वो एक पिथौरा चित्रकला है जो कि ना वहाँ झाबुआ लीलाचल में बनाई जाती है, और उसमें जैसे कोई मानता होती है वो जब पूरी हो जाती है तब फिर वो पिथौरा बनवाते हैं। अच्छा। एक लाखड़ा नाम का व्यक्ति होता है, मतलब हर कोई नहीं बनाता, वो बनाता है कलाकार उसको। और जब ये पिथौरा बनती है तो बाकायदा देवी देवताओं की पूजा होती है उसमें। पूरा जब आप पेंटिंग देखोगे पिथौरा तो उसमें पूरा के पूरा ट्राइबल कल्चर उसमें दिखता है, हाँ। है ना। वो बनता है, नॉनवेज बनता है, पूरे गांव के लोग वहाँ खाना खाने आते हैं। एक बेसिकली वो इवेंट है ना। हाँ 1 आध 2 घंटे में जितना देखा समझा वो करने के बाद जब हम आए, फिर आने के बाद में चूंकि अब मेरा हेडक्वार्टर अलीराजपुर था, तो मैंने वहां सबसे पूछा, किसी को पता नहीं था, हमारे एसपी साहब को पता नहीं था, मुझे पता नहीं था, स्टाफ को पता नहीं था। फिर मुझे लगा यार एक इतनी बड़ा कोई एक है ना इवेंट है, ट्रेडिशनल इवेंट, और हम यहाँ 2 साल से नौकरी कर रहे हैं और हमें ही नहीं पता ही नहीं है। तो अब इससे बाहर किसको क्या पता होगा। ठीक है, फिर 1 आध 2 लोग जो लोग थे आर्टिस्ट, उन लोगों से बात करी जो लोग ये बनाते थे, उनसे थोड़ा सा उसका आइडिया लिखा, फिर मैंने उसको सीखा। हमारे एसपी से सर थे कार्तिकेयन सर, हाँ। अभी वो उनका डेपुटेशन पे वो दिल्ली में है, तो फिर उन्होंने कहा कि बोले मैडम इस चीज को थोड़ा सा अपन अपने ऑफिस में डिस्प्ले करते हैं। फिर हमने वो बने, अब चूंकि मैं आर्टिस्ट तो बनाती तो थी थी, तो मेरे लिए सीखना और उसको समझना बहुत आसान था, है ना। तो वो हमने बना के फिर हमने ऑफिस में लगाया। एटलीस्ट कम से कम हमारे लोग जो हमारे ऑफिस में आए उनको तो पता रहे कि झाबुआ की ये चीज है ना, अलीराजपुर की ट्रेडिशनल आर्ट है। फिर हमने बनाया, फिर बोलते हैं ना बनाते बनाते थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। और वो सर ना वहां से आए थे, आपका डिंडोरी से पोस्टिंग होके आए थे। फिर जब पिथौरा की बात हुई तो फिर उन्होंने कहा बोले मैडम वहाँ का गोंडी आर्ट भी है, तो गोंडी और पिथौरा में फिर मैंने थोड़ा सा काम किया। मैं एक्रेलिक पे भी काम करती हूँ, तो ये मैंने किया, लेकिन फिर धीरे धीरे से इंटरेस्ट डेवलप हुआ, तब मैंने पिथौरा में खूब काम किया। अब चूंकि मैं इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट थी, तो मैं वहाँ आपका जब अलीराजपुर झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में रही ना, तो आप जिसके स्टूडेंट होते हैं जो आपने पढ़ा होता है ना, आपको हर जगह वो दिखता है ना। जैसे आप वीएफएक्स पढ़ रहे हो तो आप किसी भी फिल्म को देखने जाओगे तो आपको वो साइड दिखेगा, वो एक पर्टिकुलर एक इंसान उस चीज को देख लेता है ना, तो वो उसके माइंड में छप जाती है। हाँ, तो अगर कुछ चीज अगर एनिमेशन वाली आ रही होगी ना, तो पूरे मूवी खत्म होने के बाद मेरा माइंड वही चीज पिक करेगा कि हाँ कि मैंने वो एनिमेशन है। हाँ कि एनिमेशन है, कैसे आया। सबका अपना इंटरेस्ट होता है। जैसे मैं चूंकि इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट थी, मैंने ना जब मैं बटालियन में थी तो वहाँ मैंने बैंक भी रन किया, है ना। आपका इंटरेस्ट लेवल कैसे बढ़ता है, चक्रवृद्धि ब्याज कैसे होता है, बैंक लोन देती है तो कैसे है ना बैंक रन करती है, क्योंकि हमने जितना लिया उतना की उतना है ना जाता भी है, कैसे है ना रिकॉर्ड मेंटेन होता है, क्योंकि सबको अपना अपना साइड दिखता है ना। तो मैंने अलीराजपुर झाबुआ की इकोनॉमिक देखी, है ना। मतलब वहां ये था कि जिस घर में अगर 5 से 10 ताड़ी के पेड़ हो तो वहां पूछने की जरूरत नहीं लड़के की क्वालिफिकेशन क्या है, उस घर में फटाक से लड़की की शादी हो जाती है। हाँ
ये ऐसा जैसे आप बोला है ऐसा बिल्कुल मेरे को भी यही लगा था, ऐसा कैसे हो सकता है। तो उसके पीछे लॉजिक ये चीज, मतलब मेरे यहाँ हमारे कांस्टेबल थी छाया करके, अनुकंपा पे थी वो, उसके हस्बैंड है ना, हाँ उसके हस्बैंड शराब बहुत पीते थे, खत्म हो गए पुलिस में। मैंने कहा ना छाया, मैंने कहा इतना पीता था, उसका लीवर साला 25 साल की उम्र में खराब हो गया। 25 साल की एज ही कितनी होती है। और मैंने कहा क्या देख के शादी करी। अरे बोले मैडम 10 ताड़े के पेड़ थे तो पिताजी ने देखी नहीं, शादी कर दी। के पेड़ थे, हाँ, शादी करवा दी। शादी करा दी। तो मैंने कहा फिर मेरे को उसको लॉजिक समझा मैंने उसको। तो बोले मैडम क्या है ना, जिसके घर में 10 ताड़े के पेड़ है, मतलब वो सोचो कि उनके यहाँ साल भर ताड़ी बिकेगी, है ना। और मतलब अच्छे लोग, मतलब प्रॉपर्टी वाले लोग, क्योंकि कुछ हो भी जाए लड़के को तो लड़की है ना का जीवन यापन बहुत आराम से चल जाएगा। ये चीज ऐसे जैसे दिमाग में छप गई कि बताओ यार। मैंने कहा इनकी प्रॉपर्टी ये है। बोले मैडम हाँ ऐसा है, जैसे आपके महुआ के है ना पेड़ होते हैं, उनके यहाँ शादी हो जाती है, जिसके यहाँ 8-10 आम के बगीचे पेड़ हों कि भैया पाल डल जाएगी, है ना, 40-50 हजार इनकम ना साल भर में एक बार आम की आ जाएगी। तो ये उनकी इकोनॉमी है। जैसे वो लोग जानवर पालते हैं, जो देखा मैंने, है ना, कि जानवर पालते हैं तो उनके बकरियां भी रहेगी, मुर्गे भी रहे। इमीडिएट कोई अगर आपको जरूरत पड़ेगी 5,000 रुपए की, वहाँ कोई ऐसे पैसे मांगने नहीं जाता। उनके पास कोई लोन ऐप तो होता नहीं कि लोन ले लो, कुछ कर लो, साहूकार के ले लो। उन्होंने फटाक से अपनी एक बकरी बेची और 5,000 रुपए का बंदोबस्त हो गया। तो बेसिकली ये सर्वाइव ही इसीलिए करते हैं कि ये ना इनकी जो छोटी छोटी आवश्यकता होती है, इनके यहाँ कोई 50,000 की जरूरत नहीं पड़ती है सर, इनके पास ऐसे छोटे छोटे खर्चे ही होते हैं। वो उन्हीं खर्चों को उन्हीं की इकोनॉमिक जो उनके आसपास घूम रही है उसी में से निकाल लेते हैं। जैसे मैं बताऊँ, ताड़ी के पेड़ देख के ना शादी हो जा रही है, तो ताड़ी का जो पेड़ है वो उनके यहाँ सोर्स ऑफ इनकम है ना, महुआ के पेड़ से सोर्स ऑफ इनकम है। तो जब ये चीजें जब मैंने देखी ना, तो मैं बोल रहा हूँ ना, हर जो आर्टिस्ट होता है जब अपना कुछ बनाता है ना, तो सिर्फ देख के कॉपी नहीं करना होता। वो उसको आर्ट नहीं बोलेंगे, है ना। जब आप अपना कुछ डालते हो उसके अंदर, तो मेरे को बस, मैं बहुत टाइम से कुछ कुछ बना रही थी, लेकिन जैसे आपका गोंडी बनता है, गोंडी में पर्टिकुलर को एक स्टोरी बनती है, उसके ऊपर से कोई पिक्चर बनती है। पिथौरा में बनता है कि पूरा उसमें ट्राइबल कल्चर दिखता है कि कैसे खेती होती है, कैसे इन लोगों की पूजा करते हैं। वो लोग बेसिकली ट्राइबल्स लोग प्रकृति की पूजा करते हैं। तो उनकी जो पेंटिंग्स बनती है उसमें सूरज होता है, चांद होता है, तारे होते हैं, उनकी बैलगाड़ी होती है, उसमें उनकी फसल होती है, ताड़े के पेड़ होते हैं। वो मक्खन बेच के पूजा करते हैं, मक्खन बेच के ना पैसा कमा लेते हैं, मक्खन बेच के उसका घी निकालते हैं, और वो घी बेच के उनका रोजी रोटी चल जाती है, कुछ काम आ जाता है। तो मेरा जो पेंटिंग का जो बेस बना वो फिर इकोनॉमिक्स बना, कि उनकी इकोनॉमिक कैसे डिपेंड करती है मेरे पिथौरा में, फिर वो घुसा। तो मेरी आपको हर पेंटिंग में मेरे को आपको ताड़ी के पेड़ दिख जाएंगे, मक्खन निकालती हुई महिलाएं दिख जाएगी, है ना। और बोलते हैं ना मेल फीमेल वाला, वहां कोई समस्या नहीं है। हमारे यहाँ क्या होता है, भ्रूण हत्या हमने जितनी सिटी में सुनी होगी, वहां ना किसी के अगर 10 बच्चे भी हो जाएंगे कोई समस्या नहीं, उनके यहाँ लड़की पैदा हो जाएगी कोई समस्या नहीं, लड़का पैदा होंगे उनके यहाँ कोई समस्या नहीं, 3 लड़की हो जाएगी, उसके बाद अगर है ना चौथा बच्चा भी होगा वो भी लड़की होगी तो भी उनके यहाँ कोई समस्या नहीं। जेंडर इक्वलिटी मैंने वहां देखी, थे जरूर ट्राइबल, लेकिन कुछ अच्छी चीजें हैं जो मेरे को लगता है उनसे हमको एक्सेप्ट करनी चाहिए। प्रकृति की पूजा करते हैं, प्रकृति का संरक्षण करते हैं, वो कभी डिस्पोजल यूज नहीं करते। वो जो खाखरे के पत्ते होते हैं, उस पत्तों की पत्तल बनती है और उसी पत्तल को खाना खाते हैं उसी में, और उसी पत्तल को है ना फिर जमीन में गाड़ देते हैं, तो वो उस जमीन के लिए खाद बीज का काम कर जाती है। सोशल डिस्टेंसिंग जो हमने पूरे ना कोविड में हमने जिसका पालन किया, जो हमने नई चीज सीखी, ट्राइबल्स वो जमा नहीं सके, उनके कभी घर पास पास लगे हुए नहीं होते, सोशल डिस्टेंसिंग उनके नेचर में है। तो कुछ कुछ चीजें ऐसी मुझे लगता है कि जो मैंने वहाँ ट्राइबल एरिया में देखी वो मेरी पेंटिंग्स में आई। जैसे एक है ना तुमड़ा होता है जिसमें आगे से मोटा हो जाता है, पीछे से लंबा होता है, वो उसको चम्मच की तरह यूज कर लेते हैं। अच्छा, वो मैंने देखा था क्योंकि जाते थे देहात में, तो वो मैंने है ना अपनी पेंटिंग्स में डाला। उनके यहाँ एक मटका रखने का स्टैंड बनता है जिसमें एक सी लकड़ी होती है, उसके ऐसे 3 कोने निकले रहते हैं, उसके ऊपर बीच में मटका रख देते हैं। वो हिलता डुलता भी नहीं है, सेफ भी होता है, और उसमें उसके ऊपर है ना ऐसा पाल बन के उसके ऊपर पत्ते ढक दिए जाते हैं। तो वो एक नेचुरल तरीके से पानी को ठंडा रखने का प्रोसेस है। अच्छा, है ना, इतना ठंडा पानी होता है उसका कि आपका है ना हमारा फ्रिज कुछ काम नहीं करता। तो ये चीजें फिर है ना मेरी पेंटिंग्स में आई। तो जो जो मैं बोलती हूँ जो आप ऑब्जर्व करते हो, जो आप फील करते हो, वो आप उसमें डालोगे। जैसे उनके यहाँ जब भी कोई फसल वसल होती है तो वो लोग है ना बकरा काट के या मुर्गा काट के उसकी पहले बलि देते हैं, उसके बाद फिर वो अपना स्टार्ट करते हैं ताकि उनकी फसल में कोई नुकसान नहीं हो, कोई अच्छे से हो। ये चीज आई। अपन जैसे अपने यहाँ अनाज का बोलते हैं ना, कुछ अगर बोनी करनी हो कुछ हो तो कोल्ड स्टोरेज से हम बीज खरीद के ले आते हैं, वो ट्राइबल्स लोग कभी बीज खरीद के लेके नहीं आते। और इस बार की जो फसल हुई है उसमें से कुछ पोर्शन बचा के वो बीज के लिए रखते हैं। तो बीज साल भर के लिए चूंकि उनको रखना होता है ना,
तो वो गोबर का, कंडे का और एक ऐसा स्टोर बनाते हैं जिसको पूरी तरह से सेफ होता है, और उसको नीम की पत्ती से उसको ढकते हैं और फिर वो बीज को सुरक्षित रखते हैं। तो उनका साल भर उनका अनाज कभी खराब नहीं होता। तो ये जो चीजें जब मैंने देखी ट्राइबल एरिया में, ये थोड़ा सा मेरी पेंटिंग्स में आई। और मतलब ये चीजें आपने खुद से ऐड खुद करी ने है, ऐड करी मैंने इसको। हाँ, लाई है। और ये जब कर रही थी तो मुझे भी नहीं पता था कि मैं करते करते मेरी जर्नी में आज मुझको है ना 12-13 साल हो गए पिथौरा बनाते बनाते, पिथौरा गोंडी बनाते बनाते। तो कुछ मेरा अंदर का कुछ आया, लेकिन इसको बनाने से मेरे को थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन जरूर मिला। वो सेटिस्फेक्शन की मतलब कुछ हाँ, सेटिस्फेक्शन होता है। और चीजें ये है कि आपने ये बनाना स्टार्ट करा जब से, और आप जॉब भी करते हो, तो ये मैनेज कैसे करते हो आप? देखो क्या होता है कि हमारे है ना पूरे के पूरे 30 दिन हमारे बिजी नहीं निकलते, है ना। जैसे आपका जगह के हिसाब से आपका काम बदलता है। अलीराजपुर झावा में थोड़ा ज्यादा टाइम था, खंडवा में चूंकि कम्युनल डिस्ट्रिक्ट था, अकेले एडिशंस भी थी तो वहाँ बहुत काम था, है ना। लेकिन जब भी समय मिला, मैं बोलूँ ना, बीच में फिर थोड़ा सा जीवन में समस्या आई, मैं खुद भी थोड़ा सा डिप्रेशन की तरफ गई। वो इसी क्या हाँ, समस्या थी, मैं जान सकता हूँ? एक्चुअली कोविड में मेरा हस्बैंड नहीं रहा, तो उस वजह से है ना थोड़ा सा प्रॉब्लम आई 6-8 महीने का। और वो प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होने वाली, मतलब वो जो कमी होगी उनकी वो जीवन भर रहेगी। बस ये जो तकलीफें हमारे जीवन में जो आती है, ये सिर्फ ऐसा नहीं मेरे साथ हुआ, मैं बोल रही हूँ सब बच्चों को बोलती हूँ मैं तो, कि तुम्हारी लाइफ में कोई जरूरी नहीं कि यही सब चीज होना है। हो सकता है तुम्हारा जॉब नहीं रहे, है ना। कोविड में कितने लोगों का जॉब गया, ठीक है। हम जिस स्टैंडर्ड से रह रहे थे, कुछ लोग ऐसे थे जो उस स्टैंडर्ड को मेंटेन भी नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। और मैं बोलूँ ना, जितने सुसाइड अटेम्प्ट कोविड के बाद हुए, किसी का जॉब चले गया, किसी के परिवार के लोग चले गए, कुछ कुछ ऐसे चले गए जिसमें पूरा परिवार खत्म हो गया, सिर्फ बच्चे ही बचा हुआ है ना। हमने ऐसा बहुत सारी चीजें देखी। तो हमने जितना खराब समय हमने कोविड के बाद देखा, ये ऐसा नहीं खराब समय कभी आ नहीं सकता किसी के जीवन में, कभी भी आ सकता है। लोगों के बिजनेस डूब गए, है ना। तो मैं बोल रही हूँ ना, आपदाओं को अवसर में बदलना आना चाहिए लोगों को, है ना, कि हम क्राइसिस को हम कैसे डील करें। हमें सिर्फ ये क्षमता होनी चाहिए कि हम हमारे जीवन में हमको जो प्रॉब्लम आई हमको फेस कैसे करें। मतलब मैं ये नहीं बोलती हूँ कि ना किसी को नहीं आ सकती, किसी का जॉब जा सकता है, है ना, किसी की फैमिली में से कोई चले गया, ये इसके अलावा ऐसी बहुत सारी जीवन में तकलीफें होंगी, है ना, कि जो हमको आ सकती है। बस हमको उनसे लड़ते आना चाहिए, हमको उसको थोड़ा फेस करते आना चाहिए। और जो मैं बोलूँ, जो मेरे जीवन में जो कमी है वो आज भी है, कल भी रहेगी, और वो मतलब जब तक मैं हूं तब तक वो मेरे साथ बनी रहेगी। बस मेरे को उससे डील करना आ जाए, है ना। तो वो कैसे आएगा, है ना, मैं अपने आप को कैसे उससे डिटेच करूं, कैसे अपने आप को अलग करूं। तो पहले तो पेंटिंग सिर्फ शौक से बन रही थी, लेकिन फिर जब मैंने थोड़ा सा स्टार्ट किया तो मुझे ये समझ में आया कि जब मैं पेंटिंग करती हूँ तो मैं थोड़ा ठीक रहती हूँ। मेरे को थोड़ा सा लगता है कि मैं उस वक्त है ना थोड़ा सा रिलैक्स होती हूँ। तब फिर मैंने, क्योंकि मेरे को मेरे 2 बच्चे भी हैं, है ना, मेरा बेटा 20 साल का अभी BE कर रहा है, मेरी बिटिया है, अभी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी मेरे ऊपर। मेरे मदर फादर हैं, मेरे इन-लॉज हैं, तो मतलब मेरी ड्यूटी ऐसा नहीं होता कि मैं अपने दुखों को लेके बैठ जाऊं और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई है ना। तो मेरे को उनके साथ सर्वाइव भी करना है, और जब तक मैं खुद अच्छे से नहीं रहूंगी और खुद में ठीक नहीं रहूंगी तब तक मैं, हाँ, तो मैं आसपास वालों को भी खुश नहीं रख सकती, ना खुश रख सकती हूँ, ना उनकी किसी प्रॉब्लम में उनकी कोई मदद कर सकती हूँ, और मैं अपना अच्छा जॉब भी नहीं कर सकती। आपका जब तक आपका माइंडसेट अच्छा नहीं होगा, जब तक आप खुद अंदर से फील नहीं करोगे, इनर फीलिंग आपकी अच्छी नहीं होगी, तब आप कोई भी काम अच्छा नहीं कर सकते। तो जॉब करना मेरी मजबूरी है कि मुझे करना ही है, अच्छे से करना है, क्योंकि अब तक हमने हमेशा अच्छे से काम किया है। दूसरा, आपका आपके परिवार को भी संभालना है। तो सबसे पहले कि आपकी हीलिंग हो जाए खुद के लिए। हाँ, तो जब किया तो मुझे लगा कि इसने थोड़ा सा मेरे को सपोर्ट किया, है ना, और सपोर्ट किया। फिर 6-8 महीने में थोड़ा सा मेरे को उसके बाद में ठीक हुई। तो जब ये मैं पिथौरा बना रही थी ना, जब पिथौरा ने मुझे इतना मतलब एक बोलते हो ना, आपको एक सहारा दिया, है ना, तो मैं उसको करने लगी। इवन मैं बोल रहा हूँ ना, हमारी 155 स्क्वायर फीट की एक पिथौरा बनी खंडवा में, जो मैंने बनाई 155 स्क्वायर फीट की। कितने लोगों ने मिलके बनाया? ये हम 3-4 लोग थे, है ना, हमने मिलके बनाया। वो परमानेंट वॉल पे बना के आए हैं। तो अच्छा लगा यार कि कम से कम मेरे कारण पिथौरा को खंडवा वाले सारे जानते हैं। उसके बाद जब मैं इंदौर आई तो एक है ना GSITS में एक इवेंट हुआ था, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले वो लोग आए हुए थे। तो उन्होंने स्ट्रीट पे कुछ वॉल बनाया था जिसमें 30 घंटे लगातार पेंटिंग बनानी थी, है ना। तो चूंकि वहाँ मेरा बेटा भी पढ़ता है, फिर उसने कहा कि इसमें कुछ करते हैं। लेकिन अब हमने कहा तो भैया हम सड़क पे हमारी पिथौरा नहीं बना सकते, हमारी पिथौरा पूजा करने की चीज है। तो मैंने कहा फिर हम कैनवास से बनाएंगे। फिर हमने ना 6 बाय 15 फीट का एक कैनवास उन्होंने बड़ा कराया, और उसमें हमने लगातार 30 घंटे तक पेंटिंग बनाई थी हमारी पिथौरा। तो वो हमारी पिथौरा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल हुई है।
फिर किस्मत से कुछ ऐसा योग संयोग हुआ कि है ना यूनिसेफ ने अपने ट्विटर हैंडल पे है ना पिथौरा को लिया, तो पिथौरा को थोड़ा सा हम लोगों को दिखा पाए। पिथौरा एक बहुत बड़ी कला है, अच्छा। बहुत बड़ी शैली है, हम उसका एक छोटा सा हिस्सा है ना। तो लेकिन चूंकि उसने मुझे है ना संभाला, उसने मुझे है ना एक स्ट्रेंथ दी, इसलिए अब मैं इस पेंटिंग को नहीं छोड़ती। तो मुझे जब भी समय मिलता है, जैसा भी समय मिलता है ना, मैं है ना करती हूँ। हर पेंटिंग के पीछे एक भाव होता है। जब आप पिथौरा बनाते हो और आप कोई गोंडी की कोई पेंटिंग बनाते हो, उनके पीछे तो खैर उनकी अपनी स्टोरियां हैं। आप जितने जो एकदम ट्रेडिशनल गोंड कलाकार हैं वो बहुत अच्छा बनाते हैं, बहुत बारीक बनाते हैं, लेकिन क्या होता है हर आर्टिस्ट का अपना अलग अलग है। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ मेरी पेंटिंग्स का भी है ना थोड़ा सा भाव अलग आया है ना। जनरली वो वाइट बेस पे बनाते हैं, तो आपका मेरे यहाँ मेरे थोड़ा सा लाइफ में मेरे को लगता है कि ना कलरफुल सब होना चाहिए। मतलब पेंटिंग में एक प्रकार से मैम कुछ भी अगर मैं पेंटिंग बना रहा हूँ तो उसमें कौन सा कलर हो रहा है, क्या डिजाइन है, वो चीजें भी मायने रखती है। हाँ बहुत मायने रखती है, लेकिन वो प्री डिसाइडेड कुछ नहीं कर सकते अपन इसमें, है ना। हाँ। जैसे मैं बोल रहा हूँ ये पीछे एक पेंटिंग लगी हुई है ना। अब इस पेंटिंग को देखिए आपको इसमें क्या भाव आया हुआ, तो उसमें ये है, मैं बोलूँ ना जैसे इसको जब मैंने बनाया था इसमें ये था कि एक चिड़िया के मन में उसके जो अंडे बजाने का भाव है ना, और हिरन को पता नहीं है कि वो अंडों के ऊपर खड़ा हुआ है उसके। अच्छा। तो इस फीलिंग को एक्सप्रेस किया हुआ है। गोंडी आर्ट में बनता है वो पर्टिकुलर कोई एक स्टोरी होती है जिसके ऊपर बनती है ना। मेरा जो बनता है कि जैसे जो भाव आ गया आपके मन में, जो फीलिंग आ गई। मैं बताऊँ एक बार मैंने एक सी बनाई थी, एक चिड़िया बनाई थी, उसके नीचे उसके 4-5 बच्चे थे, वो ऐसे मुंह खोले खड़े थे, है ना। वो भाव ऐसा आया था कि सडनली क्या हुआ क्या कि मेरे को ड्यूटी पे जाना था और मेरी कुक नहीं आई थी, तो है ना जाना था और एकदम से उसका मैसेज आया कि मैडम नहीं आ पाऊंगी। तो एक तुरंत बच्चे बड़े खुश हो गए, आप तो कुछ नहीं, जाओ हम तो जोमेटो करेंगे। मैंने कहा नहीं जोमेटो तो नहीं करने दूंगा तुमको मैं। मैंने 15 मिनट में उनके लिए सेव की सब्जी पराठे बनाए, है ना, और मैं निकल ली अपने जॉब पे। हो गया काम, सब कुछ हो गया। लेकिन मेरे को उसने एक चीज समझ में आई कि माँ के लिए अपने बच्चे का खाना ये उसके जीवन की सबसे जरूरी चीज होती है। मेरा बच्चा भूखा ना रहे, बस मेरे होते हुए मेरा बच्चा भूखा नहीं रहना चाहिए, है ना। और खासतौर पे जब हम लोग जो वर्किंग वुमेन्स है ना, उनके दिमाग में तो ये सब चीजें रहती है। तो मैं बोलूँ ना, मैं आपको पहले भी बताया ना कि हमारे घर में ऐसी व्यवस्था होती है कि हमारे बच्चे भूखे नहीं रहे, कुछ ना कुछ इंस्टेंट बना लें, है ना। तो वो चीज मेरे दिमाग में थी, तो मैंने एक चिड़िया बनाई। तो उसमें बनाते वक्त क्या हुआ कि उसको उड़ के आ रही थी, तो उसके जो कि 2 पाँव थे, 2 पाँव में मछली पकड़ के लेके आई थी, है ना। अब जब बनाया तो बच्चे नीचे 4 थे और उसके 2 पाँव बनाए थे उसमें, जिसमें मछली थी एक। फिर मैंने कहा बच्चे नीचे 4 है और मछली ऊपर 2 है। फिर उसकी मैंने मुंह में 2 मछलियां और पकड़वाई उसकी। अच्छा। है ना। तो ऐसे 4 बच्चों के लिए 4 मछली, ऐसे करके मैंने उस पेंटिंग्स को पूरा किया था। तो ये आपके जीवन में कैसे आएगा, आप कौन सी पेंटिंग किस भाव से बनाओगे, ये मैं आज अभी आपको बिल्कुल नहीं बता सकती। वो तो जब आप एट द मोमेंट जब आपका जैसा थॉट आएगा वैसे आपकी पेंटिंग बन जाएगी, वैसा आपका कलर कॉम्बिनेशन बन जाएगा। और आर्टिस्ट किसी दूसरे के लिए कभी नहीं बनाता। जैसे मैं ना, आपको मेरी पेंटिंग पसंद आए चाहे नहीं आए, मेरा टाइप है ये, तो मैं बनाऊंगी। जैसे मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें पिथौरा जब जनरली बनता है वो आपका मड बेस पे बनता है और उसमें मल्टी कलर यूज होते हैं, ठीक है। मैंने पिथौरा बनाया तो मैंने उसको लाल कलर का पूरा बेस बनाया और उसको मैंने सफेद कलर से बनाया, है ना। मतलब वो था लाल कलर का, बट आपने उसको सफेद बनाया था? नहीं, बेस उसका लाल बनाया, बेस पर लाल हाँ, और उसको मैंने सफेद कलर से उसके ऊपर फिर डिजाइन किया। तो एक आध दो ने कहा भैया पिथौरा तो ऐसा नहीं बनता है ना। एक आध दो ने टीका टिप्पणी करी, एक आध दो ने कहा कि ये तो आप दुस्साहस कर रही हो लाल कलर के साथ में, है ना। हमने उनको यही जवाब दिया, ये पेंटिंग हम अपने लिए बना रहे हैं, हम आपके लिए नहीं बना रहे हैं। आपको क्या पसंद आता है हमें कोई लेना देना नहीं, हमको पसंद आता है तो हम ये बनाए भाई, बस मेरा काम हाँ है। तो इसलिए है ना कि जो चीज जहाँ पेंटिंग में जो कलर बनना है, जो डॉट बनना है, जो लाइनिंग बनने की, हम क्या एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, वो आर्टिस्ट का एकाधिकार होता है उसके ऊपर। मतलब उसमें ना किसी का इंटरव्यूइंग नहीं चाहिए होता है कि आप सोचो ना कि आप ऐसा ज्ञान दे दो और आपके हिसाब से कोई आर्टिस्ट बना ले, कभी नहीं बनाता। सुन लेगा, हम तो सुनते भी नहीं है, दूसरा कोई आर्टिस्ट को सुन लेगा, हमारे जैसा तो सुनता भी नहीं है, मुंह पे जवाब देता है। मुंह पे जवाब दे देता है, ये हम अपने लिए बना रहे हैं, हम अपने हिसाब से बनाएंगे, थैंक यू सो मच। सीधी बात, नो बकवास। मैम अभी हमने एक फोटो देखा था जिसके अंदर आपकी पेंटिंग एक प्रेसिडेंट को दी गई थी, तो उसकी बिहाइंड द स्टोरी में पूछना चाहूंगा। हाँ, ये प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी अभी हमारे यहाँ विजिट पे आई थी, तो मध्य प्रदेश सरकार को ना उनको एक पेंटिंग गिफ्ट करनी थी। तो चूंकि अब बात करनी थी और इमीडिएट चाहिए थी, तो फिर अल्टीमेट वो मेरे पास
उन्होंने पूछा कि है ना मैडम आपके पास अपने कोई पेंटिंग है, तो हमने कहा ठीक है, मैं अपनी पेंटिंग दी। फिर मध्य प्रदेश सरकार ने, सीएम साहब ने और गवर्नर सर ने वो पेंटिंग मध्य प्रदेश शासन की तरफ से राष्ट्रपति मैम को उन्होंने गिफ्ट की है। वो मेरे लिए अचीवमेंट ही है कि मेरी पेंटिंग राष्ट्रपति भवन में है ना लगना। ये जर्नी काफी लंबी है, मतलब ये मुझे 2021 में जो मैं अपना जो आर्ट बना रही हूँ पिथौरा और गोंडी आर्ट, बेसिकली इसी को प्रमोट करने के लिए मुझे मध्य प्रदेश सरकार ने एक जनगणना शान सम्मान होते हैं, जो जनगणना जी हैं वो आपके गोंडी आर्ट को स्टेब्लिश करने वाले एक वही व्यक्ति हैं, है ना। मतलब वो प्राइज मिलना ही मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात थी। तो मध्य प्रदेश सरकार ने ये मुझे दिया था, तभी से मैं इस आर्ट को प्रमोट भी कर रही हूँ। ट्राइबल आर्ट को मुझे जहाँ मौका मिलता है मैं इसको डिस्प्ले भी करती हूँ। जो ट्राइबल आर्टिस्ट है उनको भी प्रमोट करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि क्या है ना मेरे पास इतना समय है और ना मेरे पास इतना काम है कि मैं इसको किसी को दे पाऊँ। तो अगर कभी मेरे पास कभी कोई डिमांड आती है या कुछ आर्ट का ऐसा काम आता है, तो फिर जो थोड़े बहुत जो टच में है मेरे, उन ट्राइबल आर्टिस्ट को मैं है ना काम भी देती हूँ कि क्योंकि उनकी रोजी रोटी उसी से जुड़ी हुई है। ऐसे ही अभी हमने एक इवेंट कर रहे हैं, मतलब एक हमने दिल्ली में शो किया था, उसमें ये था कि है ना कुछ ट्राइबल आर्टिस्ट को मैं लेके गई थी, लेकिन उतना प्रॉपर हम प्लान नहीं कर पाए क्योंकि थोड़ा सा व्यस्तता हो गई थी। लेकिन अभी मुंबई में है ना नेस्को में एक एग्जीबिशन है अभी हमारी 25, 26, 27 को। उस एग्जीबिशन में ये जरूर किया कि हमारे 25 ट्राइबल आर्टिस्ट को उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट स्टॉल दिया है, जिसमें हमारे यहाँ मध्य प्रदेश का ट्राइबल आर्ट मुंबई के नेस्को जैसी जगह पे जाके शोकेस होगा। मैं ये नहीं कह सकती कि उनका कितना आर्ट उनका बिकेगा, है ना, लेकिन मेरे लिए यही अचीवमेंट है वो अपने आप को वहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं, कि मैं वो अपने आप को वहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं कि कम से कम मुंबई के लोग भी पिथौरा और गोंडी को देख लें। तो एक कोशिश है कि है ना, देखो हम बहुत कुछ अकेले नहीं कर सकते, हम किसी टीम के साथ ही काम कर सकते हैं। मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती, मेरा तो अपना खुद का जॉब भी है। लेकिन अगर मेरे बोलने से किसी आर्टिस्ट को किसी बड़ी जगह पे कुछ अगर प्लेटफॉर्म मिल जाता है, तो मुझे लगता है मेरे को उसी में मुझे सेटिस्फेक्शन है कि हम उनके लिए कुछ कर पाए। तो मैम ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने मतलब अपना सपना देखा, वो चीज सही भी हुई और आपकी वजह से आज इतने लोग वहाँ पे 25 लोग तो कर पा रहे हैं। हाँ। अब अभी तक तो है कि 25 लोग पूरे के पूरे 25 जा रहे हैं, लेकिन मैं बोलूँ 18, 19 भी पहुंचे, 20 भी पहुंचे ना, तो कम से कम एक बेस बन गया उनको कि वो अपना आर्ट वर्क वहाँ दिखा पाए हैं। एक कोशिश है, उम्मीद है कि इसमें सफलता मिलेगी। तुम इसको आगे कंटिन्यू रखोगे जहाँ मौका मिलता है, क्योंकि मैं बोल रही हूँ हमारा जॉब ऐसा है कि है ना ड्यूटी पहले है। हाँ, प्रायोरिटी तो ड्यूटी को ही है ना। तो यदि हमारा कुछ काम आ गया, हमारी कोई मीटिंग आ गई, हमारी कोई ड्यूटी लग गई, तो फिर नहीं हो पाता। लेकिन अगर बाय चांस अगर हम थोड़े फ्री हैं, सैटरडे संडे का टाइम है, और अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर मैं इसमें पार्टिसिपेट कर लेती हूँ, क्योंकि है ना जॉब के साथ आप ये आपका ये पेंटिंग आपका सेकेंडरी काम है ना, फर्स्ट इंटरेस्ट है वो आपका। और फिर जब मौका मिलता है तो कर लेते हैं हम इसको। अगर समय हमको और हमारी ड्यूटीज आवर्स हमको पाबंद करते हैं, हमको फ्री करते हैं, तो कर पाते हैं, है ना। तो कोशिश है अगर टाइम मिल पाए तो 100% जाएंगे। अगर कोई हमको कोई बड़ी ड्यूटीज नहीं आई या बड़ा कुछ काम नहीं आया तो वरना नहीं हो पाता। ड्यूटी तो है ही, ड्यूटी तो है ही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मैम कि आपने मुझे ये मौका दिया, और मुझे बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन आपसे मिला है मुझे, और आपने ये इंस्पिरेशन लोगों तक भी डिलीवर करा था, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूंगा, और जय हिंद। और अगर आपको ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।